तो उनको बोलिएगा नहीं, शायद 5 मिनट वेट करना पड़े उनको, है ना? ठीक है, 5-10 मिनट, क्योंकि हमने 7:50 का टाइम दिया है लोगों को, तो लोग ज्वाइन बैक करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं लॉग इन हूँ, मैं लॉग इन हूँ। Shekhawati is connected. Everybody, the speaker is here. The speaker. ये छोटू, अभी मेरा 10 मिनट 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। अरे यार, इन लोग छूटी है यार, सही में। मैं तो इस वही करने आया था कि एसी चला दे। एसी मत चलाओ। मैं तो खुद इसलिए आया था कि मैं खुद नहीं आऊंगा। 5 मिनट में चालू हो रहा है ना? हाँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। या आशिक। नमस्ते श्रेयस भाई। नमस्ते, द स्पीकर इज ज्वाइनिंग नाउ। ओके, किसके नाम? हाँ, गजेंद्र सिंह जी हियर। ओके, चलो तुम जस्ट शुभम भाई को कॉल कर दो और टीम को बता दो, टीम वीआईएफ में डाल दो, ठीक है? मैं डाल देता हूँ। हेलो। या नमस्ते गजेंद्र सिंह जी, मैं सुयश। एक बार हम टेस्ट कर लें क्या, माइक और कैमरा? Hello, Suyash. या हेलो, नमस्ते सर। Namaste. I'm sorry and my sincere apologies for being late and not coming in time and the inconvenience caused to everybody on the platform. In fact, it went beyond my control. There was a session on water. All the BJP MLAs of Rajasthan, since they are in opposition and they feel stress because of these challenges, the day-to-day challenges what they face every day. So they wanted a session on drinking water and the Jal Jeevan Mission, what Honorable Prime Minister have envisaged for the country and targeted till 2024. And they had a hell number of questions. So it was, I got stuck and I had no way to come out from that conference. That's why I requested, I said my associate to request Parvati कि बेटा यार माफ करना मुझे आधे घंटे 1 घंटे बाद का, but she was and you all were really, I'm thankful, they kind enough कि तुमने मुझे permission दे दिया. Not an issue, sir. We know that this takes precedence over this session. That is very important. So that's not an issue. We asked our delegates, as per your office's instructions, to join by 7:50. So not a problem. Yeah. Now I'm free, so we can. Yeah. Even तब तक वो ज्वाइन करते हैं, तब तक मैं एक बार म्यूट होके एक आध फोन कॉल पे बात कर लेता हूँ. Surely, sir. Surely. हाँ पार्वती जी, आप एक बार फिर से करिए लॉगिन, मैं आपको एंट्री दे देता हूँ। वेट लिस्ट में कितने लोग हैं अभी? 40 people. 40. Nidhi is in the waiting room, Ashik. Yeah, just saying that. Yeah, admit. Okay, just check if some of our team members are here. Other people, we just admit them. I'm on to it. I'm just checking. Vinay is here. Vinay Kumar.
Vinay Bhai is here. You put Komal Jain also. No, Asif no, no, bhai. no, no. I've not. So someone else said. Put them in the waiting room. हाँ हाँ. I वैसे put. अभी आपस में बातचीत करने के लिए फोन कॉल का यूज करते हैं. सर के रूम पे आवाज आ रही होगी, सर को डिस्टरबेंस होगा. Okay. और वी कैन यूज द चैट फंक्शन. Suyesh bhai, should we allow people in? You are on mute, Suyesh bhai. Yeah, just 1 minute. 1 minute, Shobhit. Then we can. I'm just making this live on Facebook. So In my screen, it's showing it's already live. We probably have started. चलो 1 second. Yeah. सबको नमस्ते. नमस्ते गजेंद्र जी. यस नमस्ते. सर आपको एक बार टीम से इंट्रोड्यूस करा देते हैं. बस लोग ज्वाइन कर रहे हैं. 80 लोगों ने जरूर join- जरूर जरूर जरूर. मैं अभी फ्री हूँ एकदम. कुछ भी कर सकते हैं. और पार्वती जी पार्वती आई एम सो सॉरी. अरे नहीं वैसा माय सिंसियर अपॉलजीज. मैं ऐसे चंगुल में फंस गया था जहाँ जो है बीजेपी के 70 एमएलए है वो मुझे घेर के बैठ गए थे कि पहले हमारी बात सुनो. और हमको मैंने कहा मैं कोई भाषण नहीं दूंगा. तो उन्होंने कहा नहीं भाषण देना पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं देंगे. और भाषण देने के बाद में तुमको पता है शुरू करने के बाद में मेरी बीमारी क्या होती है. और फिर उन्होंने कहा अब हम हमारे प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ेगा. तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था. मैंने कहा मुझे जाना है. वो मेरे एक कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्वती मुझे बिल्कुल मुझसे लड़ने वाली है. मुझे बचाओ. मैंने काफी टाइम वेट किया था, उनका मैसेज नहीं आया. तो बाद में चिराग भाई का मैसेज आ गया था कि मैं एक्चुअली वो था बेसमेंट में. तो वहां मेरा तो फोन काम नहीं कर रहा था. और तो मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था. मुझे तो चिराग ने एक पर्ची भेजी, सर पार्वती जी और सब लोग इंतजार कर रहे हैं. तो मैं कहा अभी कहो कि 7:30 करते हैं. हमने वेट किया, फिर चिराग भाई का मैसेज आ गया था तो हमने टीम को मैसेज दे दिया था. सबको माय सिंसियर अपॉलजीज. Not an issue, sir. No issue. Yes, sir. Sir, we have Divya from Rajasthan as well in our team, and who has connections with Jodhpur. And we have Shubham Bhai, who is the director here at the Vision India Foundation. Yeah, so. Okay, then we are allowing all the participants. Please allow, let them join. तो सर फ्लो ऐसा रहेगा कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन. और उसके बाद
जो क्वेश्चंस मैं आपसे कुछ पूछूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस अगर हम डेलीगेट से ले पाए। ओ श्योर श्योर, कोई नहीं कोई। So we should start with the Yeah, session. please. नमस्ते गजेंद्र सिंह शेखावत जी एंड वेलकम टू ऑल द डेलीगेट्स। मैं सभी डेलीगेट्स और विजन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक गजेंद्र सिंह जी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम ये सेशन शुरू करेंगे और उनके पर्सनल लाइफ और उनका जो मंत्रालय में काम चल रहा है, मिनिस्ट्री में, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि आज 7वां दिन है ई पॉलिसी बूट कैंप का, और हमारा जो माननीय मंत्री जी ये डेलीगेशन है, ये यंगस्टर्स का डेलीगेशन है, ऐसा सेट ऑफ यंगस्टर्स जो पब्लिक पॉलिसी और नेशन बिल्डिंग में अपने करियर को मोल्ड करना चाहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि देश के सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर आज हम सबके साथ इंटरेक्शन के लिए आए हैं। तो यंग विद ऑल ग्रे हेयर हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपने अपने पर्सनल जीवन के जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शुरुआत करी, वो 1992 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद माननीय मंत्री जी बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक इनिशिएटिव से जुड़े रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करते हुए सक्रिय हुए, और 2014 के आम चुनाव में जोधपुर के लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन करने, प्रतिनिधित्व करने आपको पार्लियामेंट भेजा। उसके बाद 2019 के चुनाव में फिर से एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ आप दोबारा जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में, लोकसभा में चुनकर आए। उसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट में आपको एक की मिनिस्ट्री, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता था, पर आपके आने के बाद उसका नाम अपने जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजुविनेशन का कार्यभार आपने संभाला, और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज को अडॉप्ट करते हुए एज एन एमपी और एज द मिनिस्टर आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई। पर इस इनोवेशन इन गवर्नेंस के अलावा आपकी पॉलिटिक्स की खास बात यह है कि आप राजस्थान की राजनीति में अक्सर देखा गया है, जो पॉपुलर मैंडेट मिलता है मेन स्ट्रीम लीडरशिप में आने का, वो या तो राज परिवार या रॉयल फैमिली के लोगों को मिलता है, या कुछ पर्टिकुलर कास्ट बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को मिलता है। लेकिन ये दोनों ना होते हुए भी आपने वहाँ की राजनीति में, वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी एक बहुत अहम जगह बनाई है इतने कम समय में। तो ये भी बहुत इंस्पिरेशनल है, हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो पर्सनल लाइफ से अगर हम शुरू करें आपकी, तो एंट्री इनटू पॉलिटिक्स से लेके मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यहाँ तक कि आप अपना सफर अगर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा सर। थैंक यू। एक बार फिर सारे प्रतिभागियों से क्षमा याचना करते हुए that the inconvenience caused to all of you because of the delay in my program, and thanks for rescheduling the program for my convenience. धन्यवाद विजन इंडिया फाउंडेशन को, and special thanks to my young and beloved sister पार्वती, जिसने मुझे आप सबसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया नहीं, जबरदस्ती मौका दिया है। ऐसा है कि मैं नहीं भी देता तो आई हैड नो ऑप्शन विद मी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मॉडरेट सेशन कर रहे हैं उनको, कि उन्होंने ऐसा प्रश्न जहाँ पूछा है कि जिस प्रश्न में मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने के लिए बहुत सारा मेरे पास में है, लेकिन मैं उस प्रश्न को थोड़ा सा प्रश्न को परिवर्तित करना चाहता हूँ। विश टू चेंज द क्वेश्चन एज वेल। आपने कहा कि आप राजनीति में आए तब से लेकर के और मंत्री बने तब का सफर, मुझे लगता है ये मेरे जीवन का सबसे छोटा सफर होगा। मैं जब स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था, तब से बास्केटबॉल खेलता था। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन्स, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, सब तरह के स्तर पर खेलने का मौका मिला। इसके अलावा जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र था, स्कूल के समय से, स्कूल और बाद में यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो है वो हिंदी का डिबेटर हुआ करता था, और मुझे नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यूस जो है वो
2 साल तक लेने का भी, वो भी एक मुझे सौभाग्य मिला। कुल मिलाकर के पॉपुलर स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, और खेल और डिबेट और इन सब को करिकुलर एक्टिविटीज के कारण से थोड़ी स्टूडेंट्स के बीच में पहचान थी। 1989 में बहुत साल बाद में विश्वविद्यालयों में चुनाव हुए थे। 12-13 साल तक यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस बंद थे। मेरा राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं था। हमारे एक मित्र ने चुनाव लड़ा था, हमने उनका कुछ सहयोग किया था। 92 के साल में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुका था, एमफिल का एडमिशन लिया था, उसकी पढ़ाई चल रही थी। मेरे दोस्तों ने दुराग्रह किया कि तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा विश्वविद्यालय छात्र संघ का। उनके दुराग्रह और बाद में विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों में काम करने वाला संगठन है, एबीवीपी के लोगों के सहयोग से मुझे विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मिला। एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में 66.66% of total casted vote I could secure in that election, and I won election with a thumping majority. An unbreakable record है, आज भी टूटा नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए इसलिए नंबर ऑफ वोट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने वोट एक साथ एक कैंडिडेट को मिलना अभी तक का रिकॉर्ड है। छात्र संघ की राजनीति में 1-1.5 साल तक जो समय मिला उसमें काम किया। पहली बार विश्वविद्यालय में कोई स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सिंडिकेट का मेंबर इलेक्ट हुआ, जो सिस्टम था उसके हिसाब से सिंडिकेट में काम करने का भी मुझे मौका मिला। अमूमन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि वो जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाए, और मेरे लिए तो और भी सुगम अवसर था क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। पारिवारिक संबंध था उनसे, जान पहचान थी, उनके घर आना जाना था। वो भी चाहते थे कि मैं राजस्थान की राजनीति में आ जाऊं। एक घटना के साथ में, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, घटना के साथ में आप लोगों से के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब बात चल पड़ी है तो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा था, प्रत्यक्ष आरएसएस के साथ में काम करते थे, उनके साथ में सीधा संबंध था। 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 6 दिसंबर 92 के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सरकार चली गई थी, सरकार गिर गई थी भैरव सिंह जी की, और दोबारा 93 में इलेक्ट हुए। इलेक्ट होने के बाद में उन्होंने तय किया कि मुझे राजस्थान की बीजेपी की यूथ की पॉलिटिक्स में आकर के काम करना चाहिए। उस समय उन्होंने किसी को जिम्मेदारी दी कि वो मुझे जोधपुर आए, मुझे लेकर के आए जोधपुर आकर के, और फिर मैं जयपुर जाऊं और जाकर के वहां पे बीजेपी का वो मुझे पदभार देंगे और उसके बाद मुझे काम करना है। जो सज्जन मुझे लेने आए थे उन्होंने मुझे संपर्क किया, मैं उनके साथ में मैं मिला तो मैंने कहा कि एक बार मुझे लगता है कि पहले अनुमति लेनी चाहिए। मुझे एक संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी दूसरे संगठन में जाना है तो अनुमति लेकर के जाना चाहिए। हम संघ कार्यालय गए। उस समय जो माननीय संघ के प्रांत प्रचारक थे, बड़े सीनियर आदमी थे, माननीय लक्ष्मण सिंह जी, अब उनका देहावसान हो गया है। वो भैरव सिंह जी और ओम प्रकाश माथुर इन सबके भी गुरु हुआ करते थे। बैठे थे, अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे थे। हम दोनों जाकर के खड़े हो गए। 3-4 मिनट बाद में उन्होंने नोटिस किया कि कोई सामने खड़ा है, तो उन्होंने अपना अखबार नीचे किया, चश्मा यहाँ लगा करके पढ़ते थे ऐसा करके, और उन्होंने फिर चश्मा नीचे ऐसे देखा और मुझे कहा, कहाँ बोलिए। तो मैं तो बोला नहीं। जो सज्जन आए थे जयपुर से, उन्होंने कहा कि सब भैरव सिंह जी ने भेजा है, ओम प्रकाश माथुर जी ने, और उन्होंने और ये तय किया कि गजेंद्र सिंह जी जो है युवा मोर्चा के पदाधिकारी के नाते राजस्थान में काम करेंगे। तो उन्होंने ऐसे अपनी आंखें वैसे ही देखते देखते कहा, अच्छा तो वो लोग अब इतने बड़े हो गए कि ये तय करेंगे कि कौन क्या करेगा, और वापस अपना अखबार पढ़ने लगे। हम फिर भी खड़े रहे। जो सज्जन आए थे मैंने उनसे इशारा किया, मैं चलें, तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद में उन्होंने फिर नोटिस किया कि ये अभी तक गए नहीं है, तो उन्होंने फिर अखबार नीचे किया, फिर अपना चश्मा ऐसे किए हुए उन्होंने देखते देखते कहा कि मुझे लगता है कि अपनी बातचीत समाप्त हो गई और अब आप जा सकते हो। और हम वापस आ गए। पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने का दरवाजा बंद हो गया। 2-3 दिन बाद में उनसे भी कुछ वरिष्ठ लोग आए हुए थे, मुझे बुलाया, कमरे में बैठे थे, और मुझे आते ही उन्होंने पूछा, अच्छा नेता बनना है? मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा मन नहीं था, मुझे कहा गया इसलिए मैं आपके पास आ गया, मेरी ड्यूटी थी। तो उन्होंने कहा एक काम है जो पिछले 2 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब इस विद्यार्थी परिषद से छूटो तो हम उसको तुमको एक काम दें।
और वो काम मुझे लगता है कि जो मैंने जिंदगी के वो 15-20 साल तक वो जो काम किया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी ट्रेजर है। ये जो है ना राजनीति का के आए और आकर के एक बार मंत्री बने, एमपी बने, और फिर मंत्री बने, और फिर दोबारा एमपी बन गए, दोबारा मंत्री बन गए, ये बहुत छोटा ब्रैकेट है। मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना ज्यादा पसंद करूंगा, इसलिए मैंने आपको इतनी भूमिका उसके लिए रखी है। और वो विषय है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में देश का बंटवारा हुआ, एकदम अननेचुरल डिवाइड था, ऑल ऑफ सडन अंग्रेज गए, देश टूट गया, और उसके कारण से हमारी पश्चिमी सरहद जो है उसके बीच में भी लाइन खिंच गई। जो राजस्थान और सिंध का प्रांत आपस में जुड़ा हुआ था, वो दो अलग अलग देश बन गए, लेकिन वो लकीर धरातल पर नहीं थी। कुछ जगह पे देश की सीमा पर जो है, पंजाब में जैसे रावी नदी बहती है, कहीं पहाड़ या घाटी देश का डिमार्केशन होता है, हमारे यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं था। और क्योंकि एक देश था, इसलिए हर जाति समाज के, हिंदू मुस्लिम और में भी दोनों धर्म और हर जाति समाज के किसी न किसी व्यक्ति का दूसरी तरफ कोई न कोई रिश्ता था। कल्पना कीजिए कि आज ये जो है जहां हम खड़े हैं, वो कल से पता लगा कि पड़ोस का देश हो जाए, और फिर क्या परिस्थिति होगी। उधर का घर है, उधर किसी की माँ वहां ब्याही है, किसी की बहन वहां ब्याही है, किसी की बेटी वहां से आई है, किसी की पत्नी वहां की रहने वाली है। ऐसी परिस्थिति इस पूरे क्षेत्र में थी, और नीचे कोई फेंसिंग नहीं, कोई दीवार नहीं, और बिल्कुल आमने सामने। बदस्तूर 1971 की लड़ाई तक कोई फर्क नहीं था, लोग बड़े आराम से आते जाते थे, क्योंकि कोई तरह की बाढ़ बंदी कुछ भी नहीं थी। नाम मात्र की दूर दूर कहीं पुलिस की पोस्ट हुआ करती थी 100-100 किलोमीटर दूर पे। लेकिन कालांतर में 70 का दशक आते आते, 70 से भी 60 के दशक में ही ये एरिया जो है पूरा, ये तस्करी का केंद्र बनने लगा। और तस्करी के कारण से एक मजहब विशेष के लोग जो हैं वो बहुत इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत जो है पावरफुल हो गए। उनके कारण से वहां की सारी सोशल डेमोग्राफी चेंज हो गई, लोग उनके साथ जुड़ते लगे, और लोग जुड़ने से वो पॉलिटिकली भी पावरफुल हुए। धीरे धीरे ये पूरा एरिया अभी इस तरह से समझिए कि देश की जितनी पाकिस्तान के साथ में कुल बाउंड्री है, दैट इज 3000 सम किलोमीटर्स, उसका 1/3 राजस्थान में है। और राजस्थान के बॉर्डर के जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 जिले। इनकी 17 तहसील हैं, जो सरकारी तहसील हैं वो बॉर्डर की तहसील हैं। उनमें से 12 में एक मजहब विशेष का 12 तहसील में बॉर्डर पर बाहुल्य है, और वो पूरा एरिया जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज का हब बनने लगा। साथ साथ में एक काम वहां और भी हो रहा था, ये इस क्षेत्र में जितना भी मुस्लिम बंधु रहता था, उसका आचार व्यवहार, जीवन पद्धति, संस्कारशील सब हमारे जैसा था। मैंने देखा है अपने बचपन में, वो लोग राम राम सा करते थे, हमारे ही जैसे कपड़े पहनते थे, हमारे ही जैसा अधेटा बांधते थे, हमारे ही जैसा साफा बांधते थे, हमारी जैसी मूछ रखते थे, मिलने पर राम राम सा करते थे, आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते थे। लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली जमातों ने आकर के उस पूरे 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक उनको रेडिकलाइज करने का काम किया। दूरियां बनती गई, उनके व्यवहार बदलते गए, उनके पहनावा बदल गया, देखते देखते उनका रहने सहने का, आपस में एक दूसरे का बात करने का तरीका, दूसरे समाज के साथ व्यवहार का सब तरीका बदल गया, और ये पूरा एरिया इंटरनेशनल एक्टिविटीज का सेंटर बन गया। उस समय में जो मेरे मेंटर्स थे, जिन्होंने मुझे राजनीति में जाने से रोका था, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मुझे लगता है कि एक यंग आदमी को पॉलिटिक्स में सीधा एंट्री मिल रही है, और उसको कोई कहे कि नहीं नहीं तुमको ये काम नहीं करना, आप लोग समझ सकते हो कि उसके मन पे क्या गुजर रही होगी। बट आज मैं जब पॉलिटिक्स में इस मुकाम पे खड़ा हूं, तब भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। हमने पूरे बॉर्डर पे हाउ टू पेनिट्रेट इनटू सोसाइटी, जहां आप किसी को जानते हो, उन्होंने कहा कि ये स्थिति, इसको बदलना है। टू पेनिट्रेट इनटू सोसाइटी वी स्टार्टेड स्कूल्स, बॉर्डर पर छोटे छोटे स्कूल्स बनाए। पूरे बॉर्डर पर हमने 1-2 साल में 150 स्कूल क्रिएट किए। उसके बाद में कुछ हॉस्टल्स बनाए, जहां स्कूल में पढ़ने जो ऐसे बच्चे जो बॉर्डर के रहने वाले हैं, जिनके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, जिनके पेरेंट्स अपनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से उनको नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया। 200 बच्चों को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 4 जगह पर हॉस्टल्स बनाए। उन बच्चों को पढ़ाना, फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग एंड एजुकेशन उनका सब। 140-150 स्कूल शुरू किए। यूथ हमारे साथ में जुड़े, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर शुरू किए, लगभग 300।
एक छोटा सा ग्राउंड तैयार करना, वहां बच्चे खेल सकें, एक उनमें से किसी कोऑर्डिनेटर को स्टाइपेंड देना, शाम को वो साथ खेलें, उसकी व्यवस्था करना ताकि हमारा उनके साथ में इंटरेक्शन हो सके, उसके माध्यम से हम समाज में पेनिट्रेट कर सकें। फिर जो है वहां पूरे बॉर्डर की महिलाएं, पार्वती बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि वहां वो कशीदाकारी करती, छोटे छोटे कांच को जो है वो कपड़ों में जोड़ करके उसका कशीदा, कच्ची कारी का जिसको कहते हैं, वो करती हैं। उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनको जो है मुश्किल से 20, 30, 40 रुपए महीने दिन भर की मजदूरी मिल पाती थी। हमने उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उनको डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के साथ, इंपोर्टर्स के साथ में कनेक्ट किया, उनकी आमदनी 200 रुपए होगी। फिर यूथ के जो है बॉर्डर पे रहने वाला यूथ, वो सेना में जाए, यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाए, पुलिस में, पैरामिलिट्री में जाए, उसके लिए उनके ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते। इस सब से 4-5 साल में समाज में क्रेडिबिलिटी बनी। उस क्रेडिबिलिटी के बेस पे हमने कुछ यूथ को आइडेंटिफाई किया। और मैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सब ये जो है पार्वती का प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं फ्रीली इस पे बात कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं ये बोल भी नहीं सकता। हमने जो है ये राष्ट्रम स्कूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमने उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वी गॉट देम ट्रेन्ड एंड ट्रेन्ड फॉर काउंटर इंटेलिजेंस। हमने पूरे एरिया के एक एक घर को मैप किया, एक एक आदमी को मैप किया, और उसको मैप करके कौन आदमी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, इस सबको पूरे को आइडेंटिफाई किया। और उसके बेस पर फिर हमको सब इंफॉर्मेशन हमको मिलती थी। अब तो फेंसिंग हो गई है, चीजें बदल गई हैं, फिर भी मैं एक चीज चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी 5 आदमी एक गाड़ी लेकर के जो बॉर्डर के गांव में सस्पेक्टेड घर में चले जाइए, उसके साथ में जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके साथ में, मुझे पता आप लोग नहीं करोगे पर फिर भी कह रहा हूँ कि उसके साथ में जाकर के 15 मिनट स्पेंड करिए, कॉफी पीजिए, वहां से बाहर निकलोगे, मुझे जहां भी मैं हिंदुस्तान में धरती पे जहां भी होऊंगा, मुझे पता होगा कि इस तरह के हुलिये के 4 लोग गए थे, उसमें से एक चश्मे वाले थे, उनके साथ में एक अच्छी सुदर्शन लड़की थी, और ऐसे ऐसे लोग थे, इस नंबर की गाड़ी में गए थे, इस नंबर की, इस मेक की गाड़ी थी, इस कलर की गाड़ी थी। और इस ताकत के भरोसे पे हमने hundreds केसेस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, दो इधर इट इज तस्करी से जुड़ा हो या दूसरे एंटी नेशनल एक्टिविटीज जितनी थे, उन सबको आइडेंटिफाई किया, उनको क्रैक किया, उनको जेल में पहुंचाया। उसको लेकर के बहुत संघर्ष हुआ। सो दैट वाज माय जिंदगी का सबसे जो अच्छा पार्ट था, जो मैंने, मुझे लगता है कि जो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, काम किया। उसके बाद में आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन राजस्थान, we have replicated this model in Gujarat, thereafter in Punjab, and then Jammu and Kashmir. Though Kashmir में we could not, हम ज़्यादा नहीं कर पाए, but Jammu में we did it, and then in entire Northeast. और अब पूरे इंडिया के लैंड बॉर्डर पर इस तरह के लोग काम करते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग काम करते हैं, और वो खड़े हैं, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, कहीं कम इफेक्टिव है, कि इस तरह की एक काउंटर इंटेलिजेंस की सेकंड लाइन जो है वो सिविल लाइन खड़ी। तो देश की सीमा पर रहने वाला, कुल मिलाकर के फिलॉसफी बिहाइंड द एंटायर थिंग वाज, सीमा पर रहने वाला आदमी जो है, देश की सीमा हम सब के लिए, जो भीष्म पितामह ने कहा है, माँ के वस्त्रों के समान है, उसकी रक्षा करना हम सबका पहला कर्तव्य। जितना पवित्र हमको माँ की रक्षा, वस्त्र की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है, उससे उतना का उतना ही सीमा की रक्षा करना भी। और आज जब हम बात कर रहे हैं, तब तो अभी 2 दिन पहले देश के सैनिकों ने शहादत दी है चाइना के बॉर्डर पर। उन लोगों ने माँ की वस्त्रों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। उनको श्रद्धांजलि देते हुए, सीमा पर रहने वाला नागरिक है, उसकी डबल ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है, लेकिन उसकी दोहरी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी का एहसास उसमें साथ में हो, और वो देश के लिए सेकंड लाइन ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस खड़ी करे, और साथ में हमारा सेना के साथ में बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ में ऐसा संबंध हो कि उनको ये विश्वास होना चाहिए जो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है उसको, कि मेरे पीछे पूरा समाज खड़ा है, ताकि वो दुगनी ताकत से वहां लड़ सके। वो इस विश्वास के साथ में लड़ सके कि देश के 130 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े। ये भाव लोगों में जगाने के लिए हमने काम किया, पूरे देश भर में काम करने का मौका मिला। अनायास 2013 में मुझे कहा गया कि अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुमको एमएलए का चुनाव लड़ना। मैंने बहुत मना किया, मुझे नहीं बनना एमएलए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारे पास, क्योंकि अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कि उनके सामने हमारे पास कोई चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा नानुकुर किया, बाद में मुझे हाँ भरनी पड़ी।
पर जब किस्मत को जो मंजूर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जिस दिन मैंने हाँ भरी उसी दिन शाम को मेरे एक्सीडेंट में टांग टूट गई और मैं बच गया। जो मैं चाहता था वही हुआ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़े। जब मुझे कहा गया कि तुमने जानबूझ के तोड़ी है, तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो अब की बार पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तब टिकट दे देना। मैं ये सोच रहा था कि कौन मुझे टिकट देने वाला है। मुझे 18 तारीख को बुलाया गया। अभी जब मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 17 मार्च को मुझे कहा गया कि तुम दिल्ली में जा करके और बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी से मिलो। मैंने दिल्ली पे हवाई जहाज में उतर करके और गूगल किया था कि बीजेपी ऑफिस दिल्ली में कहाँ होगा, और मैं ऑफिस में गया। मैंने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार पुराने विद्यार्थी परिषद के आदमी को जो बीजेपी में था, मैं कहा भाई मुझे भी लेके चलना, मैं जानता नहीं उसका गेट कहाँ से होता है, कैसे मिलते हैं हम। मैं उनसे मिला और मुझे कहा गया कि तुमको कल जाके जो है तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये जोधपुर की जनता का स्नेह था, प्रेम, आशीर्वाद, और ये पार्वती जैसे बच्चों का इन सब का जो ताकत, ये इन्होंने मुझे जो है 5 लाख वोट से जिता करके लोकसभा में भेज दिया। अगेन इतिहास बना। जब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा तब भी 66% ऑफ कास्टेड वोट मिला, और जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भी 66.66% ऑफ कास्टेड वोट मिला। और उसके बाद की यात्रा तो मुझे लगता है सबको पता है। विदा एमपी बना, एमपी बनने के बाद में मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था। परफॉर्म करना है जिंदगी में, ये था कि जहां काम करेंगे वहां बेस्ट काम करेंगे। लोकसभा में खड़े होकर के पहली बार बोलने का मौका मिला, बजट पे बोलना। मुझे ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे ये भी पता नहीं था इकोनॉमिक्स में कि क्रेडिट किधर लिखते हैं, डेबिट किधर लिखते हैं। मैं तो मेरा बास्केटबॉल खेलना जानता था या फिलोसफी जो ह्यूमैनिटीज पढ़ा था वो जानता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा कि जोधपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का शहर है, इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए खूब पढ़ाई की, खूब लोगों से बात की, खूब चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इकोनॉमिक्स वालों से पढ़ के और एक बढ़िया भाषण तैयार किया और अच्छा सा भाषण दे दिया। लोकसभा में जब वो डिबेट पुरानी की हुई थी तो वो आर्टिकुलेशन एंड डिलीवरी तो आता था, सब्जेक्ट मैटर ढूंढ ढांड के इकट्ठा करके एक भाषण दे दिया। पार्टी ने सोचा कि ये आर्थिक विषय का विशेषज्ञ है, तो मुझे पहली बार जीते हुए आदमी को फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना दिया। अब मुझे लगा कि अब फंस गए, चूहेदानी में आ गए, तो अब खुद को ही करना पड़ेगा जतन सारा। फिर कोशिश की, खूब वहां पे मेहनत की, तो लगा कि ये फाइनेंस के सब्जेक्ट पे ठीक काम करता है। इंडियन नया जो नया आईबीसी लिखा गया, बैंकिंग कोड लिखा गया, बैंक्रप्सी कोड लिखा गया, जो जितने भारत सरकार ने, मोदी जी ने मोदी 1 में राइट फ्रॉम आईबीसी से लेकर के डिमोनेटाइजेशन तक जितने इकोनॉमिक फैसले किए, उन सब के फैसलों में मैं पहले से जो समिति काम करती थी उसका पार्ट था। जब कभी भी सब सोचते थे कि मैं फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाला हूँ, मैं भी सोचता था मैं फंस गया हूँ, कहाँ मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट मेरा जो है, मेरा पैशन या तो नेशनल सिक्योरिटी था या एग्रीकल्चर था। और किस्मत देखिए कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल गया। और मौका भी कैसे, मैं उनके पास में गया था जोधपुर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की फाइल को लेकर। उन्होंने मुझे पूछा कि वो मेरा काम तो आधे मिनट में खत्म हो गया, 10 मिनट का टाइम दिया था, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने उनको बताया मैं लिखता था। एक कोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, आजकल तो वो थोड़ा ठीक है, उस कोरा पे मैं लिखता था। मुझे सन 2016, 17 और 18 में ग्लोबल टॉप राइटर्स के जो अवार्ड मिलते थे उसमें उस लिस्ट में मैं था। मुझे फोर्ब्स ने छापा, एप्पल न्यूज, सब ने, पूरी दुनिया की ने छापा। उन्होंने मुझे अमेरिका में बुला करके अवार्ड दिया। और उस समय व्यूअरशिप, अब तो मैं आजकल नहीं लिख पाता हूँ, आजकल अखबार में लिखता हूँ, तो उस समय तक लगभग 70-80 लाख लोग पढ़ चुके थे उसको। तो उस प्लेटफॉर्म पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, विच इज द बेस्ट प्लेस टू डू इंटर्नशिप दिस समर। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आप जैसे सब युवाओं के सामने रखा कि इस गर्मी की छुट्टियों में हम देश के लिए काम करते हैं, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। और इंटर्नशिप ये थी कि जो गवर्नमेंट की, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हम स्कीम्स को माइनर, विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन एक्सचेकर, सरकार पर बिना बोझ बढ़ाए हुए, बाय conversion of different schemes or by tweaking the schemes, existing schemes, how we can get better results, हमने उस पे डाला। और मुझे बहुत खुशी है कि देश भर के कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं था जहां के बच्चे नहीं आए, कोई ऐसा IIT नहीं था जिसके बच्चे नहीं थे, कोई IIM नहीं था ऐसा जिसके बच्चे नहीं थे, कोई नेशनल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसके बच्चे नहीं थे, कोई ऐसा एम्स नहीं था जिसके बच्चे मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे। हार्वर्ड से लेकर के और नेशनल स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक सबके बच्चों ने काम किया।
1000 बच्चे लिस्ट पे थे, उस 300 को आइडेंटिफाई किया हमने, 3 महीने तक लगातार काम किया और 62 ऐसे रिसर्च बनाए थे कि रिसर्च करके और ऐसे पॉइंट निकाले थे जहां सरकार परिवर्तन कर सकती है और काम हो सकता है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब पूछ लिया और क्या कर रहे हो, तो मुझे और कुछ सूझा नहीं और मैंने ये कहानी सुना दी उनको। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरीज को बुलाया और कहा कि ये, मैं गुजराती में कहा, मैं थोड़ा थोड़ा गुजराती जानता हूँ। उनको पता लगा कि ये मारवाड़ी आदमी गुजराती नहीं जानता होगा, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को गुजराती में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है और ये जो है काम मैं समझना चाहता हूँ, तुम एक बार इसके पास बैठो और बैठ करके इसको बताना, इससे समझ करके मुझे रिपोर्ट करना। मैं नया नया सांसद बन के गया था, मुझे लगा प्रधानमंत्री ने कहा है, इसको बताया है, कभी ये 5-10-15 दिन में इसको फुर्सत मिलेगी, मुझे याद करेगा तो मैं जाऊंगा। तो मैं वहां से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठ के, संसद में ब्रेक था तो मैं, लंच का ब्रेक था, घर खाना खाने जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, इतने में मुझे फोन आया उसका सेक्रेटरी का कि आप कहाँ चले गए। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ रोटी खाने। दोनों ने कहा नहीं तुरंत आओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपसे समझना। तो मैं गया, मैंने कहा मैंने, मेरे पास लैपटॉप है ना, अपना आईपैड है, मैं क्या समझाऊंगा। तो जो ब्यूरोक्रेट्स की क्या अप्रोच होती है कि नहीं आप हमको ब्रीफ कर दो। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, ये काम किया, ये काम किया, इस तरह के हुआ, एक एग्जाम्पल दिया उनके सामने। अब वो 10 मिनट के भाषण में जैसे अभी आप लोग पक गए हो वैसे वो भी पक गया। उसने कहा कि नहीं छोड़ो यार, तुम एक काम करो, एक 1 पेज का नोट बना के दे दो। मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, छूट गया। मैंने अपना एक 1 पेज नोट बना के और उसको ईमेल कर दिया। ये दिन में 1 बजे की बात थी, लंच के समय में। शाम को 4 बजे फोन आया कि अभी तुम एक काम करो, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक जो उनके आईटी के जो ओएसडी बैठते हैं उनको जाकर के बता के आओ। तो मैं उनके पास गया, अपना आईपैड लेकर के उनके सामने अपनी गाथा गाई। उनको मैं पहले से जानता था, वो राजस्थान के। उन्होंने पूरी सुनकर के उन्होंने कहा यार आपने बहुत गजब का काम किया है, इट शुड नॉट गो वेस्ट, आप इसको बुक में पब्लिश कर दो। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते कहा मैं बुक तब लिखूंगा जब पीएम प्रीफेस लिखेंगे उसका। तो उसने कहा पक्का लिखेंगे। तो मैं खुश होकर आ गया, मैंने कहा अभी आप किताब लिखेंगे, पीएम प्रीफेस लिखेंगे, अपना भी कहीं बेस्ट सेलर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा दुनिया में। खुश होकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बुला रहे हैं। मैं भागता भागता गया, मैंने कहा अभी क्या गड़बड़ हो गई। उन्होंने जाते कहा तुमने, वो अब दुनिया में नहीं, अनंत कुमार जी, उन्होंने कहा तुमने प्रधानमंत्री जी को क्या बताया। मैंने कहा क्या आफत बोल ले ली मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं बताया, ऐसा 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 विषय। अच्छा तो फिर चलो तुम मेरे को शाम को पढ़ाओ। तो नौकरी लग गई। शाम को 7:30 बजे उनको बताने गया, उनको कुछ समझ नहीं आया, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पीएम चाहते हैं कि कल तुमको सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उस पर एक प्रेजेंटेशन करना है और मैं तुमको 8:30 बजे कंफर्म करूंगा कि तुम्हारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है हर मंगलवार को सेशन के समय में। बीजेपी के जितने लोकसभा राज्यसभा के एमपी है वो सब एक साथ बैठते हैं, पीएम पार्टी प्रेसिडेंट सब आते हैं, सीनियर लीडर्स अपनी तरफ से क्या पार्टी का विजन है, सरकार का विजन है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। कोई इनोवेटिव काम कुछ करता है उसको बधाई देते हैं वहां पे। तो मुझे अनंत कुमार जी ने कहा मिस्टर कल बहुत बिजी डे है, तुमको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में कितना सेकंड होता है। मैंने कहा साहब 299 होता है, 300 होता है, 299 सेकंड में खत्म करोगे। मैंने कहा साहब 298 में कर दूंगा, आप मौका देंगे तो। मैं, मुझे क्या है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना है। मैं मन में सोच रहा था मैं कहाँ आफत में फंस गया हूँ। तो वो रात को 8:30 उन्होंने फोन किया, प्रेजेंटेशन बनाओ। मैंने प्रेजेंटेशन लिखना शुरू किया। रात को 2-3 IIT के बच्चे थे जो टीम में काम कर रहे थे, कोर ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, उन सब ने उनके साथ में 4-5 के साथ बैठ के हमने रात को एक प्रेजेंटेशन बनाया। वो प्रेजेंटेशन जो है वो 1 बजे बन के पूरा हुआ। जयपुर की एक बच्ची थी हमारे ग्रुप में जो आजकल हार्वर्ड में पढ़ रही है, उसका नाम था स्मृति खेमका। उसने कहा भैया, रात को 1 बजे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे प्रेजेंटेशन बनाते हो, भैया मुझे लगता है कि ये तो सभी करते हैं, हमने स्पेशल क्या किया, इसलिए मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ। और बिना इसका इंतजार किए हुए कि दोबारा बनाना है, उसने एक झटके में प्रेजेंटेशन डिलीट कर दिया। मेरी सांस फूल गई। मैं सुबह पीएम को प्रेजेंटेशन देना, रात को 1 बजे और इस पागल ने बंद कर दिया। उसने कहा वापस बनाएंगे। हमने रात भर बैठ के फिर बनाया। 6 बजे कंप्लीट हुआ। 6 से 7 बजे तक उसका नैरेटिव तैयार किया। नहा धो के मैं 9 बजे पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी ने जब बैठते ही जो ब्रीफिंग उनको उनके सेक्रेटरी ने की थी उसके बेस पर उन्होंने कहा, जैसे मैं बोलने लगा वो खड़े हुए, उन्होंने एक उसकी भूमिका रखी। मैं चाहता था मेरी किताब की भूमिका रखें, उन्होंने मेरे प्रेजेंटेशन की भूमिका रखी। 5, 10, 8 मिनट बिना माइक के पीएम ने भूमिका रखी उसकी। और फिर कहा
कि तुम्हारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम जितना टाइम चाहो उतने ले सकते हो, जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आए वो भी पूछ लेना, समझ में आए वो भी पूछ लेना। आज का दिन तुम्हारे नाम। मुझे लॉटरी लग गई थी तो मैंने भी खूब सारा भाषण दिया हूँ, जैसे अभी आपको दे रहा हूँ सबको। मौका मिलने के बाद में 45 मिनट छोड़ना ही नहीं है, ऐसा सोच के मैंने भी पूरा भाषण दिया, खूब सारे क्वेश्चन पूछे। बट उसका प्रभाव ये हुआ कि 7 दिन बाद में मैं भारत सरकार में मंत्री हो गया। फिर एग्रीकल्चर में काम किया। एग्रीकल्चर में देश के किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाए। और कुछ रिफॉर्म्स जो मैंने उस समय सोचे थे, प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किए थे, वो अभी हुए हैं कि एग्रीकल्चर में एपीएमसी एक्ट खत्म होना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म होना चाहिए, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर पर जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषयों पे काम किया। दोबारा चुनाव आया और ये पार्वती और इन्होंने मिलकर फिर चुनाव जिता दिया, और फिर चुनाव जीत गए। तो अब की बार जो है सबसे क्रिटिकल काम दुनिया का, पूरी दुनिया में पानी का चैलेंज है और हिंदुस्तान में डबल चैलेंज है, क्योंकि हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और हमारे पास केवल 4% पानी है। वो पानी एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री करके, अभी कह रहे थे कि मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए कि नाम बदला, केवल नाम नहीं बदला, 5 अलग अलग डिविजन्स, 3 मंत्रालय और 9 डिपार्टमेंट, सबको एक करके एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाएंगे कि पानी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हॉलिस्टिकली इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप जो है वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पॉलिसी प्लानिंग होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड उसके बाद में पीएम हैव एनविसाज्ड एंड ही डिसाइडेड कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, और मुझे वो जिम्मेदारी मिली, अब मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इंस्पिरेशनल थी आपकी जर्नी, और ये बात समझ में आई कि जब भी आपको कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट उसके पहले की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है परफॉर्म करने के लिए। आपकी पहचान एक इनोवेटिव मिनिस्टर, एक इनोवेटिव लीडर की जैसे हुई है, और साथ ही हमको ये भी समझ में आया कि आप अपने आप को पब्लिक लीडर के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल, जो पार्लियामेंट में इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, आप 5, आपको टॉप 5 स्पीकर्स में भी रिकॉग्नाइज किया गया पार्लियामेंट में, उस तरीके से आपकी पहचान है। तो और जब हमने पता किया तो जोधपुर में आपको गज्जू बना के नाम से जाना जाता है, शहर के बीच का वो लड़का जिससे हर कोई अपने आप को जोड़ के देख सकता है, जो सबके लिए एक्सेसिबल है। आपकी फोटोज अगर देखी जाए तो किसी के घर में आप खाना खा रहे हैं, आपका पुराना घर की फोटो देखी जाए तो समझ में आता है कि बहुत साधारण बैकग्राउंड से उठ के आपने खुद के दम पे अपने इस मुकाम पे पहुंचाया है स्वयं को। तो इन 2 लाइफ्स को, या इन 2 तरीके के आपके जो फ्रंट्स हैं, एक इंटेलेक्चुअल फ्रंट हो गया और एक आपका जो पब्लिक लीडर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? आपका रूटीन किस तरीके से रहता है इसमें? देखो, मैं जब स्टूडेंट था तब से मुझे पढ़ने का शौक है, और सबसे खराब काम जो है वो कोर्स की किताब पढ़ना लगता था। उसके अलावा जो कुछ भी पढ़ना है वो सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने फिक्शन पढ़ा, मैंने हिंदी का लिटरेचर पढ़ा, मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, मैंने फिलॉसफी को पढ़ा। एक बार भूत जाग गया था तो योग और अष्टांग योग और इस सब को पढ़ा, तो मेरी माँ को लगता था कि ये बाबा जी बन के कहीं घर छोड़ के नहीं चला जाए। तो वो सब पढ़ते पढ़ते स्कूल पास किया। स्कूल के बाद में दिल्ली में चला गया पढ़ने के लिए, फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में आ गया। वो पढ़ने की रुचि, और जो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अमूमन अंग्रेजी स्कूल के बच्चों की समस्या होती है कि उनको हिंदी कमजोर होती है, मेरी भी यही हालत थी। और मैं मानता हूँ कि मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए एक व्यक्ति अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरी स्कूल की 5वीं क्लास की क्लास टीचर है। उनका नाम था मृणाल गोस्वामी। एक सिंगल पेरेंट लेडी थी, उनकी बेटी मेरी क्लास में पढ़ती थी। शी वॉज ए ग्रेट टीचर। और मुझे जो है उन्होंने हिंदी बोलना सिखाया। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन स कहाँ से निकलता है, श कहाँ से निकलता है और श कहाँ से निकलता है, वो जीभ को हाथ से पकड़ करके अंदर तालू में कहाँ टच करने से क्या निकलेगा, ये बोलना सिखाया। हिंदी में एक भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं हो, इसको उन्होंने जीवन पर्यंत नहीं हो सके, इसका उन्होंने व्यवस्था की 2 साल में। और उनके कारण से वो जो आर्टिकुलेशन सीखा, जो लिखना सीखा और जो उन्होंने बोलना सिखाया, उसके कारण से मैं डिबेटर हो गया। और वो जो डिबेटर जो बना पढ़ना और डिबेटर, ये आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन डिलीवरी, ये दोनों ने ही अभी लोकसभा तक ये जितनी दुकान चली है ना, वो सब उसी से चली है।
अभी भी मेरा दिन जो है, ऐसा शायद कोई दिन होता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब आजकल जो है टेक्नोलॉजी ने आपको दे दिया है कि आपको किताब पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। आपको क्या जो है आईपैड पर, किंडल पर, मोबाइल पर भी पढ़ने को मिल जाता है। देखिए, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं जब स्टूडेंट था ना, कॉलेज में आया था, स्कूल पास करके जब मैं कॉलेज में आया, मैं जैसा मैंने कहा ह्यूमैनिटीज पढ़ता था। मैं लाइब्रेरी में जाकर के घंटों लाइब्रेरी में पढ़ता था। मैं जब कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तब मैंने नेट जेआरएफ दोनों कर लिया था फाइनल ईयर में पढ़ते हुए। तो मैं जब कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ता था, लाइब्रेरी में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक किताब हुआ करती थी। उसके 36 लेदर बाइंडेड जो है वो वॉल्यूम्स थे। और अभी जिस चीज को हम गूगल मानते हैं वो हमारे बचपन में, हमारे यूथ टाइम में जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होती थी। आपको कुछ भी ढूंढना है तो उसमें ढूंढो तो शायद कुछ ना कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मेरी जिंदगी का पैशन था कि जब कभी मेरे पास खुद का कमाया हुआ पैसा होगा तब मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदूंगा। मैं जब कॉलेज पास हो गया, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तब से अपना काम करना। दो माय फादर वाज ए क्लास 1 ऑफिसर, वो इंजीनियर थे, राजस्थान के चीफ इंजीनियर, रिटायर हुए। ही वाज ए रिनाउंड मैन। बट मैंने स्कूल पास करने के साथ में अपने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं हर 3 महीने नौकरी करता था। तो मैं जब कॉलेज में पास करके पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, मेरी छोटी बहन वहां रहती थी, वो अभी जेपी मॉर्गन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस समय वो पढ़ रही थी। तो मैं अपने काम से गया था, उसके साथ में सुबह मैं रनिंग करने जा रहा था। विदेशों में अगर आपके पास में कोई अनुपयोगी चीज हो तो एक फिक्स डे होता है वीक में या महीने में, उस दिन आप अपनी अनुपयोगी चीज को बाहर रख दें और उसके ऊपर टैग लगा दें, एनी जेंटलमैन और एनी वन कैन पिक। तो लोग जिसको जरूरत है वो उठा करके ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पड़ी रहती है। घर में टेलीविजन है, अभी हमारे यहाँ तो अगर घर में नया टेलीविजन आ गया तो पुराने को नए वाले के डब्बे में डाल के छत पे रख देंगे, बखारी में रख देंगे, उसको चाहे नहीं होगा कुछ भी तो पड़ा रहेगा। अखबार भी पुराना होगा, उसको कोई फेंकेगा नहीं। वहां आपने पलंग नया ले लिया, कहाँ करेंगे, तो अगले दिन उसको गेट के बाहर रख देते हैं, एनी वन कैन पिक, किसी को चाहिए वो उठा के ले जाए। स्टूडेंट्स और ऐसे बैकपैकर्स और ऐसे लोग होते हैं वो अपना घर उसी से बना लेते हैं। मैं सुबह सुबह रनिंग करने जा रहा था एक जगह, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से इतनी मोहब्बत थी कि मैं दूर से पहचान सकता था। एक घर के बाहर पे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सारे लेदर बाइंडेड गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ वॉल्यूम पढ़े थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था एनी जेंटलमैन कैन पिक। मैंने देखा, मैं कहा यार, मैं सोचा मैं जेंटलमैन तो मैं हूँ, तो उठा के ले जा सकता हूँ। मैं खूब देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा उसको, बहुत देर तक। पर उसमें इतना भारी था कि मैं अकेला उठा के ला नहीं सकता था और मेरे पास में कोई रखने की जगह भी नहीं थी। तो मैं होटल के कमरे में रुका हुआ था। मैं बड़ा मतलब मेरा बहुत मन हुआ, मैं 15 मिनट तक उसके सामने खड़ा खड़ा देखता रहा कि मैं इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कैसे ले जा सकता हूँ, सोचता रहा। शाम को मैं होटल गया, अब रनिंग वनिंग करने के बाद होटल गया। शाम को मेरी छोटी सिस्टर जो वहां उस समय पढ़ाई कर रही थी वो भी आई। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा मैं आज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मेरा ये पैशन है और मैं आज उसे एक जगह देखा, मेरा बहुत मन हुआ उसको लेकर के आऊं। वो अपने रूम में गए, जहाँ से हॉस्टल में जहाँ रहती थी, गई और अगले दिन सुबह आई तब एक सीडी ड्राइव मेरे लिए लेकर गया कि भैया इसमें पूरा है, इस किताब को उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, इसमें ढूंढ सकते। मैं तो उससे भी खुश हो गया था। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप लोगों को किसी भी ज्ञान के एक्सेस के लिए, नॉलेज के एक्सेस के लिए अब आप लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हमारी डिपेंडेंसी किताब पर थी, हमारी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी पे थी, हमारा लिमिटेड एक्सेस लाइब्रेरी का था। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखने का मौका मिला था। उससे पहली पीढ़ी में कितने लोग होंगे जिन्होंने वो भी नहीं देखा होगा। आज दुनिया का सारा ज्ञान और दुनिया के बाहर का भी ज्ञान सारा आपके एक फिंगर टिप पर है। यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सदी में पैदा हुए और इसलिए जो कुछ जान सकते हो जीवन में, जीवन का स्टूडेंट कभी भी अपनी जिंदगी में मरने नहीं चाहिए। हमेशा नया सीखते रहो, हमेशा नया पढ़ते रहो। हर सब्जेक्ट पर आपको कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आना ही चाहिए। अपने आप पढ़ाई करो, जो रुचि का विषय है उसको पढ़ो। और आपके लिए कितना आराम है कि जो चाहो उसको एक फिंगर टिप पे, एक 3-4 वर्ड अल्फाबेट डाइट लिखते ही आपको वो सब कुछ आपको एक्सेस मिलता है। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
सीखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सावधान रहना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई कम करना, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो जब आपको ये पता चला कि 2019 के इलेक्शन के बाद कि अब आपको मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के रूप में अपनी सर्विसेज देना है, और उसके बाद ही मीडिया में एक न्यूज़ थी कि आपने एक प्रोग्राम और उसके बाद आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि आपका मिशन है टेकिंग वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर तक पानी का सप्लाई। मेरा नहीं, प्रधानमंत्री जी का मिशन है, उन्होंने अनाउंस किया है। जी सर, तो इसका क्या रोड मैप है और ये कैसे हम इसको अचीव करेंगे, कितना इसका टाइमलाइन, इसके बारे में आपको? देखो, मैं आपको वो भाषण याद दिलाना चाहता हूँ जो पीएम ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को दिया। उन्होंने कहा देश में आजादी के बाद में, आजादी के पहले से अंग्रेज के जमाने से काम प्रारंभ हुआ था, और आजादी के बाद में 70 साल में देश में पानी को लेकर के देश की सरकारों ने और प्रदेशों की सरकारों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारी जो है कोशिशें सबने की है, और सबकी कोशिशों के बावजूद भी देश में जो है हम केवल 14% घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए। देश के 16% घर की महिला को आज भी पानी लेने के लिए अपने सिर पर मटकी रख करके घर से बाहर, किसी को 100 मीटर, किसी को 200 मीटर, किसी को 500 मीटर, किसी को 1 किलोमीटर, किसी को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। पिछले 5 साल में मोदी जी ने साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम किए थे। काम क्या थे? हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, 8 करोड़ घरों में को धुएं से मुक्ति मिली, हर घर में बिजली पहुंचे। देश के 4 करोड़ घर में बिजली भी नहीं थी। कल्पना करिए, अपने जीवन से एक बार उस चीज को निकाल करके देखिए कि हमारे घर में बिजली नहीं हो, हमारी क्या हालत होगी। हमारे घर में गैस का चूल्हा नहीं हो, हमारी माँ की क्या हालत होगी, हमारी बहनों की क्या हालत होगी। हमारे घर में से बैंक को हमारे जीवन में से निकाल करके देखिए कि बैंक अगर हमारे घर में नहीं हो, हमारे पास में एक्सेस नहीं हो, हमारे क्या हालात होंगे। हमारे जीवन में से आप जो है वो सामान्य शौचालय निकाल करके देखो कि अपने घर में शौच जो है टॉयलेट नहीं हो तो क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश में सैनिटेशन मिशन शुरू किया था और कहा था कि देश के हर घर में शौचालय होना बनाएंगे, तब देश के केवल 32% घर में शौचालय था। 68% हाउस होल्ड हिंदुस्तान में ऐसे थे जिसकी माताओं बहनों को रोज अपनी गरिमा से समझौता करना पड़ता, रोज घर से बाहर जाना पड़ता। कल्पना करो, अपने जीवन में से निकाल करके देखो कि और जिस घर में शौचालय नहीं है उसके क्या हालात होंगे। माताओं बहनों को अपने खाने की आदत को बदलना पड़ता था और सुबह शाम अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था कि अंधेरा हो तो हम घर से बाहर जा सके। 60 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की ऐसी थी जो ओपन डेफिकेशन के लिए मजबूर थी। दुनिया में कुल 100 करोड़, उसमें से 60 करोड़ भारत में। किसी ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की ड्राइविंग फोर्स थी कि उसको हमने पूरा करके दिखाया 5 साल में। आज हम 100% ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन बने। तो साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाए, कोई राजनीति नहीं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस की 100% की तक को अचीव करने तक काम करेंगे, चाहे बिजली देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, शौचालय बनाएंगे, या जिसके घर में माथे पे छत नहीं है उसका छत बनाएंगे, उसको घर बना करके देंगे। 100% के लिए काम करेंगे, इसके लिए काम किया। और जब ये काम किया तब एक चीज पीछे बच गई थी, वो था पीने का पानी। और पीएम ने डिक्लेयर किया कि अगले 5 साल में हम 2024 तक 70 साल में 16% काम हुआ है, आने वाले 5 साल में बचा हुआ 84% काम करके हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और मुझे जिस दिन आशीर्वाद दिया था उस दिन मुझे बुला करके कहा था कि मैं 2024 में ये नहीं देखना चाहता कि किसी माँ को या किसी बहन को, उन्होंने मुझे कहा तुमको पता है गुजरात में, कच्छ में है, सौराष्ट्र में और राजस्थान में, महिला जब छोटी सी बच्ची होती है 10-12 साल की, तब अपनी माँ की उंगली पकड़ करके सिर पे मटका रख के पानी लेने जाती है, छोटी मटकी लेकर के शौक से जाती है। और जब वो 65-70 साल की हो जाती है, कमर झुक जाती है, तब तक पानी लेकर के आती है। वो अपनी जिंदगी में पानी लाने के लिए जितना पैदल चलती है उतना अगर एक लाइन में चले तो पूरी धरती के 2 बार चक्कर लगा सकती है। इस अभिशाप से मुझे देश की महिला को मुक्त करना है।
और ये मिशन केवल पानी पहुंचाने का नहीं है, ये मिशन देश की महिलाओं को अभिशाप से मुक्त करने का, इस ट्रेजेडी समाप्त करने का उनके जीवन से। और हम संकल्पबद्ध हैं कि इसको पूरा करके रहेंगे। हमने सब राज्य सरकारों का सहयोग करना प्रारंभ किया। ड्रिंकिंग वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and constitution says that it is primary responsibility of the states and have to be executed, operated and maintained by the states. But Prime Minister have decided and envisaged that we are going to provide handholding to the states by assisting them financially. So 50% खर्चा for all other states to जो है for जल जीवन मिशन, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कहा मैं दूंगा। And for hilly states and the union territories 90% and 100% उनका हम बेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, उनकी रिसोर्सेज कम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, हिमालयन स्टेट्स के, वहाँ हम 100% देंगे। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर कमिटेड, और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और पूरा होगा। थैंक्स अ लॉट सर। तो इस आपके मिनिस्ट्री के साथ आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजुविनेशन, जो गंगा रिवर के पुनरुत्थान के लिए, गंगा नदी के पुनरुत्थान के लिए थी। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो आप, जैसे आपने पानी की बात करी या आर्टिकल 370 की बात करी, इसी तरह से जो गंगा रिवर के पुनरुत्थान की बात भी बहुत समय से चल रही है। उसको रिजुविनेट करने के लिए बहुत सारे बोर्ड्स बने, अलग अलग कमिटीज बनी, अलग डिपार्टमेंट्स बने और फाइनली एक मिनिस्ट्री बनी। अभी इसका क्या स्टेटस है? और क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन देश की डिपेंडेंट है गंगा रिवर पे, तो क्या हमारी मिनिस्ट्री ऐसे काम कर रही है जिससे इसको रिजुविनेट किया जा सकता है? क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स के साथ और क्या पॉलिसीज आ रही है, और क्या उसका फ्यूचर रोड मैप क्या है? इस पे आप देखिए, गंगा हम सब भारतीयों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन वो हमारे जीवन का आधार भी है। और जब मैं गंगा शब्द प्रयोग में लेता हूं तो केवल गंगा की मां, गंगा की मुख्य धारा नहीं, उसकी सारी सहायक नदियां भी है, क्योंकि गंगा उन सबको मिलकर के बनती है। भारती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी आकर के देवप्रयाग में मिलती है, और फिर उससे आगे जो है यमुना गंगा में आकर के मिलती है, यमुना में काली और हिंडन आकर के मिलती है, यमुना में चंबल आकर के मिलती है। ऐसे सब नदियों का संगम होते होते अंततः गंगा अपनी पूरी यात्रा करके फ्रेजरगंज में महानिर्वाण करती है। इस पूरे जो गंगा का बेसिन है, हिंदुस्तान की 50% जनता का लाइवलीहुड का आधार वो गंगा है। हिंदुस्तान के टोटल 50% फूड ग्रेन की उत्पत्ति गंगा के बेसिन में होती है। इसलिए गंगा हम लोगों के लिए केवल मोक्षदायिनी मां गंगा नहीं है, जीवनदायिनी गंगा भी है। लेकिन जिस तरह से गंगा नदी के किनारों पर हैबिटेशन बढ़ा, आबादी बढ़ी, उसका परिणाम क्या हुआ कि गंगा नदी लगातार अशुद्ध होती गई, पानी अशुद्ध होता गया, क्योंकि हम अपनी गंदगी, चाहे घर से निकली हो, चाहे फैक्ट्री से निकली हो, और चाहे अपने शरीर से निकली हो, हम सब वहां छोड़ते थे। 2050 किलोमीटर तक, लगभग 2550 किलोमीटर तक गंगा लंबाई में बहती है, और पानी प्रदूषित होता गया। इतने वर्षों से धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, ये दबाव बढ़ता गया। 1980 के दशक में कांग्रेस की शासन ने सबसे पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया। 85 में नेशनल गंगा मिशन बना, फिर नेशनल गंगा मिशन 2 बना, फिर उसके बाद में नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट करके एक अलग से महकमा बना। लेकिन कुल मिलाकर के परिणाम शून्य रहा, क्योंकि बहुत पीस मील में एफर्ट्स किए गए। जैसा मैंने अभी आपको पहले एक बात कही थी कि मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो क्या है, हम जिस काम को करो उसको पूर्णता के लक्ष्य के साथ में करो, चाहे एक करो लेकिन पूरा करो, उसमें फिर कुछ भी बाकी मत रखो। तो उन्होंने कहा कि हम गंगा को जो है, मुझे गंगा ने बुलाया है और मैं इस गंगा के शुद्धिकरण के लिए काम करूंगा, मिशन मोड में काम करेंगे। अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कहीं से काम प्रारंभ करना था, इसलिए हमने सबसे पहले गंगा की मुख्य धारा को टारगेट करके काम करना शुरू किया। लगभग 300 से ज्यादा परियोजनाएं गंगा की मुख्य धारा पे और यमुना पर हमने ली।
उसमें से लगभग 150 के लगभग सब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 150 और हैं, जिसमें ज्यादातर सूवेज ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और या घाटों के निर्माण जो टूट गए थे, जगह जगह खराब हो गए थे, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करना, नदी में मिलने वाले नालों के प्रवाह को रोकना और उनके अंदर से जाने वाले सॉलिड वेस्ट को रोकना, इन सब के ऊपर जो है हमने काम करना प्रारंभ किया। आज मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक एक भी बूंद रॉ सूवेज या इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट गंगा में नहीं जाता। और वहां ऋषिकेश गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक अभी कुंभ आएगा। पिछला कुंभ था, जब प्रयाग में कुंभ हुआ था, 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान आए थे और उन 22 करोड़ लोग इस बात के साक्षी थे कि गंगा के पानी की क्वालिटी में परिवर्तन आया है। और मैं आज आपके सामने इस बात को दावे से कह रहा हूं, मैंने खुद करके देखा है इसलिए कह रहा हूं। अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने कहा कि लॉकडाउन से गंगा साफ हो गई। मैं अक्टूबर के महीने में एक एक्सपीडिशन किया था, गंगा के उद्गम स्थल से लेकर के देवप्रयाग से लेकर के फ्रेजरगंज तक एक नाव में बैठ करके, राफ्टिंग बोट में बैठ करके, और 2500 किलोमीटर की राफ्टिंग की थी, जिसमें कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोग भी थे। मेरी बेटी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम करती है, वो भी नाव में बैठ के पूरी 2500 किलोमीटर 1 महीने तक नाव में थी। और उन्होंने जो है, उन साइंटिस्ट ने सारे रास्ते के सैंपल लिए। मुझे भी उसका फर्स्ट स्ट्रेच था, इनॉग्रेशन करने गया था, तो मैं भी पहले स्ट्रेच में उनके साथ में ट्रैवल किया था, देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक। मैंने पूरे रास्ते उन वैज्ञानिकों के साथ में सीधा ग्लास से भर भर के पानी पिया। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले कुंभ तक, हरिद्वार तक गंगा, और उसके बाद में भी हरिद्वार तक गंगा में आप जब कभी भी जाएं, आंख मीच करके सीधा उठा करके पानी पीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। और इसके आगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एफर्ट्स किए हैं पिछले 5 साल में, आज उसका परिणाम बताता हूं। मैं अभी लॉकडाउन से पहले स्टॉकहोम वाटर वीक के लिए स्वीडन गया था। स्वीडन में किंग ऑफ स्वीडन क्वीन ने एक डिनर होस्ट किया। किंग ऑफ स्वीडन, स्वीडन की महारानी, जर्मनी की चांसलर, ब्रिटेन के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर और मैं, हम सब लोग एक टेबल पे बैठ करके डिनर कर रहे थे। ब्रिटेन के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमने थेम्स नदी को पूरा ठीक तैयार कर दिया। आज हमारी थेम्स नदी एकदम साफ नदी है, बैथिंग क्वालिटी रिवर है, जिसका पानी से कहीं भी स्नान किया जा सकता है। स्वीडन के महाराजा ने कहा कि डेन्यूब नदी जो 5 देशों के बीच में से बहती है, जहां हमारे यहाँ पानी, हमारे यहाँ जब घुसती है, जैसा क्वालिटी ऑफ वाटर होता है, हमारे देश में बह करके जब बाहर निकलती है, उसका पानी क्वालिटी अच्छा हो जाता है। हम इतना नदी का ध्यान रखते हैं। जर्मन चांसलर ने, एंजेला मर्केल ने कहा कि हम तो, हमारी राइन जो है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर। और उन सब ने मुझे इसलिए कहा, ये सुनाना चाहते थे कि गंगा जो है वो तुम्हारी बहुत खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जो ये 3 नदियों का नाम लिया है आपने, इसके अलावा भी जो इतनी लंबाई की नदियां हैं, 2000+ किलोमीटर लेंथ की नदी, उन नदियों की श्रृंखला में आप लोगों से बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। कुल मिलाकर के मैंने स्वीडन के महाराजा को कहा कि आपकी आबादी 1 करोड़ है और मेरी गंगा में रोज 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। और जिस दिन कोई आता है, छठ का पर्व आता है, या कोई गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, या और कोई ऐसा महापर्व स्नान का आता है, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आता है, उस दिन पूरे यूरोप में जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग स्नान करते हैं। वो अपने कपड़े वहां छोड़ के जाते हैं, अपने जूते वहां छोड़ करके जाते हैं, चप्पलें भी वहां छोड़ करके जाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, भगवान की मूर्ति भी चढ़ा देते हैं। जितने आपके देश में कुल मिलाकर के, मैंने स्वीडन के महारानी से कहा, जितने कुल देश में जितने आपके लोग साल में मरते हैं, उतने लोगों को हम हर महीने में वहां गंगा के किनारे पे जला देते हैं और आधे जलों को गंगा में डाल देते हैं। जितने आपके देश में कुल मिलाकर के पशु हैं, उतने पशु रोज पानी भी पीने के लिए जाते हैं और बाकी अपना सब काम भी गंगा में करके आते हैं। मैंने कहा उसके उपरांत भी मैं आपके दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप सबकी नदियों के बराबर नदी मेरी साफ है। मेरे साथ में चल करके देखिए। और मैं जब वो स्वीडन के महाराजा और महारानी आए, मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि वो उन्होंने तय किया कि हम जाएंगे। ऑफिशियल विजिट दे हैव मेड टू हरिद्वार। वहां मैंने उनसे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कराया। वहां हमने एक दीवार पर 70 फीट लंबी दीवार पे कुंभ का पोस्टर चिपकाया था। एक ही पोस्टर, पूरा कुंभ का पैनोरामिक व्यू था। वो महाराजा और महारानी बूढ़े हैं, 75 साल के। उन्होंने देखा, उस महारानी ने मुझे पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा दिस इज द लार्जेस्ट कैंग्रीगेशन ऑफ पीपल इन द अर्थ, ऑन द अर्थ है,
दुनिया का सबसे बड़ा मानवों का एकत्रीकरण है। मैंने कहा 22 करोड़ लोग आए थे। तो उसका उनका है ना, उन्होंने दोनों हाथ यहाँ रखे, उन्होंने कहा ओ माय गॉड मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, 22 करोड़ लोग एक साथ आए होंगे तो सिक्योरिटी कैसे रही होगी। मैंने कहा एक का भी बच्चा नहीं घुमा, बकरी का बच्चा भी नहीं घुमा, कोई लूटपाट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये हिंदुस्तान है और हम आस्था के साथ में यहाँ आते हैं। और मैं कहा उसके बाद में भी ये पानी कैसा, आप उठाइए, आप पी सकते हैं तो पीजिए, नहीं तो मैं आपको पी करके दिखाता हूँ। मैंने उनको पी करके दिखाया, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। लगाओ। तो जो है आज मैं ये उस कान में लगा। हमारी गंगा नदी भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया की 10 सबसे साफ नदियों में से है। और इसको हम आगे जो है, अब हम यमुना पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जितनी सहायक नदियां उन सब पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम जो देश के 5 बड़े बेसिन हैं, कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन 5 बेसिन पे इसी तरह से काम करें। Thanks a lot, sir. That was thrilling to know about the good work going on. Thanks a lot. बहुत सारे responses भी आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन हम लोगों से क्वेश्चंस लेने से पहले एक बात पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। जो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन है बॉर्डर पे, उससे सभी चिंतित हैं। जो हमारे 20 जवान भी शहीद हुए हैं, उसके बाद अभी टेंशन बढ़ रहा है। तो आपका इस समय देश के यूथ के लिए क्या मैसेज है? किस तरीके से वो अपना इसमें एक रिस्पॉन्सिबल रोल इंश्योर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने जैसे कहा था, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन देश के शहीदों को जिन्होंने हम सब के लिए अपनी कुर्बानी दी है। निश्चित रूप से स्थितियां बहुत नाजुक हैं। मैं विषय को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। चीन की जिस तरह की विस्तारवादी नीति है और चीन ने इस नीति में के हथियार के रूप में अपनी फाइनेंशियल पावर को यूज किया है। वो अब डैप्ड डिप्लोमेसी करते हैं। और डैप्ड डिप्लोमेसी किस तरह से करते हैं कि वो एक देश की सरकार को, जो एशिया पैसिफिक में हमारे देश हैं और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के 13 देश, उन सबको पैसा उधार देते हैं, बेतहाशा उधार देते हैं, प्रोजेक्ट्स के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा पैसा उधार देते हैं। और फिर बाद में उनको गला दबा करके उनको कहते हैं या तो हमारा पैसा लौटाओ, नहीं तो हमको जो है ये लिमिटेड ये फैसिलिटीज अपने यहाँ से दो। श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट बनाया, पोर्ट बना करके उनके ऊपर कहा कि अब हमारा पैसा चुकाओ, नहीं चुकाते तो इस पोर्ट का एक्सेस हमको दो, यहाँ हम अपना जो है सैनिक अड्डा बनाएंगे। उन्होंने दुनिया के कितने अपने आस पड़ोस के कितने देशों पे आधिपत्य जमाया आपने देखा है। अभी उनकी समस्या जो है, जिस तरह से भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, माननीय मोदी जी के आने के बाद में भारत जिस तरह से पूरी दुनिया में एक रेलेवेंट कंट्री के रूप में उभरा है, भारत के उभरते हुए कूटनीतिक संबंधों के कारण से भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, उसको भारत अपना एक सबसे पैरेलल बढ़ती हुई ताकत दिखाई देता है। इसलिए भारत को सब तरह से कमजोर करना ये उनका एजेंडा है। भारत और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है। आप सब ने अभी देखा होगा एक बफर जो एक प्रॉब्लम चल रही है, लिपुलेख नाम सुना होगा आप सब ने, लिपुलेख दर्रे को लेकर के। जो अभी आपने पढ़ा होगा कि नेपाल ने अपनी बाउंड्रीज को चेंज करके मैप चेंज करने का रेजोल्यूशन अपना लेकर के आया और अभी उनकी लोकसभा ने पास किया। आप लोगों के सबके ध्यान में आया होगा। बात आपने शुरू कर दी है, मैं उसको 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। वो आप लोगों के लिए बहुत पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा। ठीक है, जब मुगल भारत में कमजोर हो गए, 18वीं शताब्दी आते आते मुगल एकदम से कमजोर हो गए थे, उनकी लड़ने की ताकत समाप्त हो गई थी, क्योंकि जहांगीर के जमाने से अंग्रेज आ गया था। अंग्रेज ने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। सुजाउद्दौला को हराने के बाद में पूरे बंगाल पर, बिहार पर और इस पूरे क्षेत्र पर, मध्य भारत पर उनका कब्जा हो गया था। उनकी ताकत बढ़ी थी। पर क्योंकि मुस्लिम कमजोर हो गए थे, मुगल कमजोर हो गए थे, तो जो नेपाल के गुरखच थे, ये लोग फिजिकली पावरफुल थे, वॉरियर थे। इन्होंने, जब कोई भी लड़ाका होगा, ताकत होगी, वो एरिया एक्सपैंड करेगा। उन्होंने अपने बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना शुरू किया। उनके ऊपर नॉर्थ में चाइना की तरफ पहाड़ थे, जहां ऊपर जाकर कुछ हासिल भी नहीं होने वाला था और जाना संभव भी नहीं था। तो उन्होंने जो है
साउथ वेस्ट में एक्सपेंशन करना शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करना शुरू किया। साउथ वेस्ट में उन्होंने एक्सपैंड करके पूरे सिक्किम से होते हुए दार्जिलिंग को क्रॉस करके तीस्ता नदी तक अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया। और दूसरी तरफ उन्होंने पूरे कुमाऊं और गढ़वाल इस एरिया को कवर करके और सतलज नदी तक अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर लिया। नेपाल का यदि आपने नक्शा देखा होगा एकदम ब्रिक के जैसा फॉर्मेशन है। उसके नीचे त्रिवेणी रिवर बहती है जो नेपाल को लगभग नेपाल और बिहार के बीच में कई सारी जगह पे एक लंबी दूरी तक एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में। उन्होंने ब्राह्मणी को क्रॉस करके और नीचे तराई पर भी अपना कब्जा कर लिया। नेपाल का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। अंग्रेज को यह मन में अखरा और अंग्रेजों ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध किया। 1814 से 1815 दिसंबर तक वो युद्ध चला जिसको एंग्लो नेपलीज वॉर कहते हैं। उस युद्ध में अंग्रेजों ने नेपाल के गोरखा हालांकि बहुत पावरफुल थे, बहुत लड़ाका थे, वॉरियर थे, लेकिन अंग्रेजों की वेपनरी के सामने, हथियारों की ताकत के सामने हार गए। वो कुकरी लड़के लड़ते थे, अंग्रेज बंदूक और गोली से लड़ता था, तोप से लड़ता था, नेपाली हार गए। फाइनली चंपारण जिला जो है बिहार का, वहां के एक छोटा सा कस्बा है सुगोली। उस सुगोली कस्बे में समझौता हुआ नेपाल के राजा और ब्रिटिश कमांडर के साथ में, जिसको सुगोली ट्रीटी कहते हैं, जो 1816 में लागू हुई। दिसंबर में युद्ध खत्म हुआ था, जनवरी में लागू हुई 1816 में। उसमें यह तय हुआ कि नेपाल अपनी सीमाएं वापस रिसीड करेगा, त्रिवेणी नदी के ऊपर तराई को खाली करके जाएगा। इधर जो उन्होंने जो कब्जा किया है अप टू दार्जिलिंग से आगे तीस्ता रिवर तक, अभी आपने सुना होगा दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग चलती है, अपने उठती रहती है, अलगाववाद आंदोलन चलता है, वो इसीलिए चलता है, उसकी जड़ वहां है। उस समय गोरखा यहाँ आए थे, रिसीड कर गए, पर कुछ गोरखा वहां रह गए। वो बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि अलग से गोरखालैंड मांगने लगे। वो तीस्ता से घट करके वापस पीछे आएंगे और मेज नदी के किनारे तक, जहां वर्तमान नेपाल की बाउंड्री है, वहां तक आ जाएंगे। इधर सतलज से हट करके वापस रिसीड करेंगे और जो है महाकाली रिवर तक अपनी बाउंड्री लेकर के आएंगे। नदी महाकाली बहती है, नेपाल में महाकाली कहते हैं, अपने यहाँ हिंदुस्तान में उसको शारदा नाम से पुकारते हैं। सुगौली का समझौता हो गया, नेपाल ने बाउंड्री रिसीड कर ली, नेपाल भारत पर आश्रित हो गया, नेपाल भारत के बहुत अच्छे संबंध हो गए। आज तक 200 साल से कोई संकट नहीं था, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। चाइना ने नेपाल में एंट्री किया, नेपाल पे कब्जा किया। आप सब लोगों को ध्यान है किस तरह से कू हुआ, किस तरह से वहां के शासकों को मारा गया, बाद में नेपाल में किस तरह से कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ा। अब सब कुछ उनके हाथ में, सब चाइना कंट्रोल कर रहा है। चाइना ने अभी उनको उकसाया, उनसे कहा कि तुम सुगौली ट्रीटी को क्वेश्चन करो। तो नेपाल के लोगों ने कहा कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, महाकाली नदी तक हमारी टेरिटरी है, महाकाली तक हम लोग बैठे। इधर भारत ने अभी एक सड़क बनाई काला पानी से लेकर के लिपुलेख तक। अभी अगर आपने देखा हो तो नेपाल के नक्शे को अगर हम ड्रॉ करें तो जैसा मैंने कहा एक ब्रिक के जैसा नक्शा होता है, बफर स्टेट है, दो देशों के बीच में। हमको अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर आप में से किसी ने की हो तो, या सुना हो, अपने परिजनों ने की हो, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमको पूरा नेपाल का के बराबर चलते हुए ना सिक्किम जाके नाथुला से क्रॉस करके वापस नेपाल में एंटर हो, नेपाल के ऊपर 730 किलोमीटर चल के उत्तराखंड के ऊपर जो है वो कैलाश मानसरोवर है, वहां जाना होता है। 15-20 दिन तक इस ट्रेवल में लगते हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी ने तय किया कि हम लिपुलेख से डायरेक्ट सड़क बना देंगे। जो है काला पानी से लिपुलेख एक सड़क बना दी है 80 किलोमीटर। अब अगर काला पानी से कोई आदमी उत्तराखंड से जाए तो वो 1.5 दिन में कैलाश मानसरोवर पहुंच सकता है, यात्रा करके 4-5वें दिन हिंदुस्तान वापस आ सकता है। चाइना को पेट में दर्द हो गया। चाइना ने इनको उकसाया कि ये गलत इन्होंने सड़क बनाई, ये टेरिटरी तो तुम्हारी होती है। उन्होंने कहा हमारी कैसे होती है, हम तो महाकाली रिवर तक। अब दुर्भाग्य से भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि महाकाली नदी के 3 उद्गम स्रोत हैं। एक लिपुलेख दर्रे से आता है जहां हमने सड़क बनाई, दूसरी काला पानी से आता है जहां से हमने सड़क बनाना शुरू की 80 किलोमीटर दूर, और तीसरा लिम्पुआधुरा से आती है जो काला पानी से 150 किलोमीटर दूर है। कुल 230 किलोमीटर की टेरिटरी जहां 3 धाराएं आती है, नेपाल में आकर के एक बनती है और एक बन करके नीचे जो है वो महाकाली के रूप में आती है, बाद में शारदा बन जाती है, अपने यहाँ शारदा कहलाने लग जाती है। नेपाल को चाइना ने कहा कि महाकाली तुम्हारी बाउंड्री लाइन है, तो महाकाली तुम जो है लिपुलेख को क्यों मानते हो, तुम उसको लिम्पुआधुरा को मानो, 230 किलोमीटर तक तुम्हारी टेरिटरी है। और नेपाल ने उनके दबाव में वो नक्शा अपना बदल करके कह दिया कि भारत ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, 230 किलोमीटर कुमाऊं से लेके पौड़ी गढ़वाल तक सारे जिले खाली करो, ये हमारी बाउंड्री। लड़ाई वहां से शुरू हुई है।
अभी भारत के साथ में जो है टसल क्रिएट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जिस फ्रंट पर हम लोग खड़े हैं वहां किसी भी हालत में चाइना, चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, वो हमसे कभी नहीं लड़ेगा। चाइना की कभी युद्ध का इतिहास नहीं रहा है, आज तक कभी चाइना ने प्रत्यक्ष युद्ध, कोई बड़े युद्ध नहीं किए। और भारत जितनी बड़ी जो मार्केट है, जो दुनिया का हर छठा आदमी भारत है, 100 बिलियन का जिसके साथ में इन जो एक्सपोर्ट है, चाइना कभी पंगा नहीं लेगा आपके साथ में। अब आपने पूछा हम क्या कर सकते हैं। हम यूथ एक काम कर सकते हैं, हम ये तय कर लेंगे हम अपनी जिंदगी में चाइना से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, चाइना सरेंडर हो जाएगा हिंदुस्तान के सामने। वो कभी हमसे कम्पीट नहीं कर सकेगा, कभी। हम तय कर लें और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो है आह्वान माननीय मोदी जी ने किया है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कोई चीज खरीदेंगे, नहीं, हम खरीदेंगे, हम भारत में उपयोग होने वाली चीज को भारत में बनाएंगे। प्रयास ये करेंगे कि हमको इंपोर्ट न करना पड़े, कम से कम इंपोर्ट करना पड़े और हम अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट दुनिया में कर सकें। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था वो सबके लिए, और सबको कॉन्फिडेंस भी है। सारा देश जो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ और सेना के साथ खड़ा हुआ है। कुछ सवाल हैं पार्टिसिपेंट्स के, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने हैंड रेज किए। मैं शुरू में 4 नाम लेता हूं और उसके बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम और लेंगे। सबसे पहले विशोका, फॉलोड बाय पलक, फॉलोड बाय दीपांशु, फॉलोड बाय प्रणेश, फॉलोड बाय स्वाति जी। तो विशोका फर्स्ट, आप यू कैन name and your location. Namaste sir, this is Vishoka from Delhi, a native of Kashmir. Okay. But living in Delhi for last 30 years after the exodus in 1990. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहले विशाखा, पहले मेरा सवाल है कि 370 हटने के बाद में आप कैसा महसूस कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अगर देखा जाए तो कई लोग इस सवाल भी उठाते हैं कि आप तो वापस जा नहीं पाएंगे बिकॉज लॉट ऑफ थिंग हैज टू बी डन देयर फॉर अस टू गो देयर, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जस्टिस है। इट गिव्स अस अ बिलीफ एंड अ ट्रस्ट टू द इंडियन, एक ट्रस्ट आ जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पे कि हाँ हमारी है लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ जस्टिस एग्जिस्ट करता है। विशाखा, आज के बाद अगर तुमसे कोई कहे ना कि तुम वहां नहीं जा पाओगे तो उसको ये जरूर कहना कि तुमको कभी लगता था क्या कि ये 370 और 35 से इतनी शांति से हट जाएंगे? सर एग्जैक्टली, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, रियली। आई हैव, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, तो आप लोग वहां जाओगे, ये इजीली पॉसिबल होगा, चिंता मत करो। थैंक यू सर। मेरा ट्रस्ट पूरा इस गवर्नमेंट पे है। आई हैव फुल फेथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी एंड आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माय कम्युनिटी दैट वी हैव द पेशेंस आल्सो। 30 years we have shown the patience and we'll continue to do so. उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो काउंटर इंटेलिजेंस जो अपने राजस्थान में जो किया है, जो चीज जो टेक्निक फॉलो करी है, इज इट पॉसिबल कि वो, क्योंकि अब तो आर्टिकल 370 रिवोकेट हो चुका है, तो इज इट पॉसिबल कि अब वो वहां पे भी फॉलो हो सके? 100% और अगर नहीं तो क्या चैलेंजेस हैं? बस यही मेरा क्वेश्चन है। 100% पॉसिबल है, और चैलेंज ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन, अभी वहाँ पे ट्रस्टवर्दी पॉपुलेशन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे वहाँ जिस दिन हमने काम शुरू किया था तब हमको भी लगता था कि ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे, पर ऐसा नहीं है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में माँ भारती की ज्योत जगती है, उसको थोड़ा जगाना पड़ता है। हम थोड़ा प्रयास करें तो ऐसे एक एक करके ऐसी श्रृंखला बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन सकती है, एक बार ये सब खड़ा हो। हालांकि कश्मीर की परिस्थितियां मैं जानता हूँ बहुत अलग हैं अभी, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से किया जा सकता है और अंततः ये करना ही पड़ेगा। और सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, आई एम रियली थैंकफुल ऑन पर्सनल लेवल टू द इंडियन आर्मी। और मैं सबको भी इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो इंडियन आर्मी इस कंट्री के लिए करती है और हमारे लिए भी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ 1990
it was the army that saved us. Otherwise, I would have not have been alive today. So, mera personally, I think I owe my life, my community, and like we all owe our life to the Indian Army, and we should respect their endeavors. Very good. Thank you, sir. Thanks a lot, Vishoka. Now, That's it. Palak in queue. हेलो Yeah, Palak. हेलो हाय सर, मैं मुंबई से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में ग्राउंड वाटर यूज करता है इरिगेशन के लिए मेनली, और काफी रिपोर्ट्स ऐसी है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा और हमारे रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं. तो हम हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है उससे डील करने के लिए? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल. सी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूँ. आपने कहा कि देश में कुल एग्रीकल्चर मेनली जमीन के अंदर से पानी निकालता है. मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ. नो डाउट एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, which consumes almost 89% of the total water which is being consumed in the country, and 5% is consumed by industry and 6% by for the domestic purposes. अपने घर में जो हम काम में लेते हैं केवल 6% पानी है, बाकी 89% एग्रीकल्चर है. और देश में कुल पानी फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्री, फॉर एनी पर्पस, कुल पानी जितना हम निकालते हैं उसका 65% जमीन से निकालते हैं. हमारा एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का पिछले 40 साल में जितना एक्सपेंशन हुआ है, जिसके कारण से हमको फूड सिक्योरिटी मिली, दैट उसका 80% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पर है. पंजाब जैसा प्रदेश, हम सब जानते हैं 5 नदियों का प्रदेश है पंजाब. वहां सबसे एक जो है ऑर्गेनाइज्ड कैनाल स्ट्रक्चर है कि नहीं, नहरों का पानी. पंजाब का 78% इरिगेशन पंजाब में जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन पर है, जमीन से पानी निकाल करके करते हैं. तो केवल खेत में नहीं, हम हर पर्पज के लिए, पीने के पानी से लेकर के हर पर्पज के लिए जमीन से पानी निकालते हैं. दुनिया पूरी जितना जमीन से पानी निकालती है, पूरी दुनिया, उसका 25% हम अकेले निकालते हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन 6% है. अच्छा, पॉपुलेशन 18% है, हम 25% पानी निकालते हैं. दुनिया, अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर के जितना पानी निकालते हैं उससे 1.5 गुना हम अकेले निकालते हैं. इसलिए यह तय है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा दबाव में है. मुझे अभी जब मैं ये मंत्री बनाया कि मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसके बाद में मैंने एक बार पानी पर कहीं एक भाषण दिया था, पीएम साथ में थे. उन्होंने देखा होगा, कहीं सुन लिया होगा, नोटिस किया होगा. मुझे उन्होंने कहा तुम सबको ज्ञान देते हो, एक दिन पार्लियामेंटेरियंस को तुमको एक प्रेजेंटेशन देना चाहिए. सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे धुरंधर, और उनके सामने मुझे कहा गया, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया. मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा मुझे बताएंगे कि देश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबने अपनी तरफ से बताना शुरू किया. किसी ने कहा कि जो है साउथ के लोगों ने, किसी ने कहा श्रीशैलम बड़ा है, सबसे बड़ा है, और किसी ने कहा पोलावरम बड़ा है, और किसी ने कहा कि हीराकुंड डैम उड़ीसा का सबसे बड़ा है, किसी ने कहा कि जो है सरदार सरोवर बड़ा है, और किसी ने कहा कि जो टिहरी का बांध बड़ा है. सबने अपने अपने बांधों के नाम बता दिए. मैंने कहा ये सब बांध जो है पूरे देश की कुल मिलाकर के जितना पानी, बरसात का पानी हमारे पास आता है या बर्फ पिघल करके आता है, उसका केवल 8% पानी रोक पाते हैं. हमारा सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी सारी आपूर्ति करती है, हमारी 65% आपूर्ति करती है. वो दबाव में है. हमको अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करना पड़ेगा. एज ए गवर्नमेंट हमने पूरे देश के, मंत्री बनने के बाद में मैंने एक काम शुरू किया कि हम लेट अस नो आवर एक्विफर्स. जब तक हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जमीन में, हमारा किसान, हमारा आम आदमी ये जानता ही नहीं कि जमीन में पानी कितना है, तो वो आंख मीच करके निकाले जा रहे हैं. जब आपको ये पता नहीं हो कि आपकी संपदा कितनी है, without knowing your treasure, how can you manage that? So first of all, we started with all possible टेक्नोलॉजीज. हमने काम करना शुरू किया कि हम अपने एक्विफर्स को मैपिंग कर देंगे कि जमीन के अंदर कहाँ पानी है और कहाँ से पानी हमको आता है और कितना पानी है. दूसरा, हमने काम शुरू किया कि हर पूरे देश की टोपोग्राफिकल सर्वे हो, जो 3D इमेजिंग हो कि पानी किधर से बह करके कहाँ जा सकता है, हम रन ऑफ को कहाँ रोक सकते हैं.
ये करने के इसके ऊपर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले 1 साल में हम सारे जो भी स्ट्रेस्ड एरिया उस सब पे ये स्टडी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जो इससे पहले इस देश में कभी कल्पना नहीं हो सकती थी कि 20 साल में भी क्यों हो सकता है ये काम। हमने हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजीज को, हमने सैटेलाइट इमेजिंग को, हमने सब तरह से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। देखिए, हम पानी बचाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण से जो काम करते थे, एक हम डेटा कलेक्शन करें, दूसरा हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हिंदुस्तान के सारे रिजर्वायर्स को हम उनकी मॉनिटरिंग करें कि कहाँ पानी का 100 मीटर बाय 100 मीटर के छोटे तालाब से लेकर के सब देश के जितने भी बांध बूंद सब हैं, सबकी हमने अपनी जो है एक प्लेटफॉर्म पर हम लेके आ गए और हम बहुत जल्दी उसको पब्लिक डोमेन में दे देंगे कि कोई भी देख सकता है घर में बैठे बैठे। जिस दिन सुयश को जचेगी कि आज भाखड़ा नगर बांध में पानी कितना बचा है, वो ये चेक कर लेंगे कि कितना बचा है। ये सब जो है डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा और इनको पता होगा कि इनके गांव के पीछे वाले तालाब में कितना पानी है, तो वो भी ये चेक कर सकेंगे। सब सैटेलाइट बेस्ड डेटा होगा। हमने एक और स्कीम लॉन्च की है, 7 ऐसे प्रदेश जो स्ट्रेस्ड है, जहां पानी की कमी है। कभी देश में पानी की कमी के जो जहां जिन जिलों में उस पर डॉट लगाओ, देश का जो पश्चिमी हिस्सा जम्मू से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक केवल पश्चिमी हिस्से में पानी की कमी है। पूर्वी हिस्से में सब नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, सब नीचे उसमें है। तो उधर पानी का संकट नहीं है, सब जमीन का पानी सूखता इधर जा रहा है, इधर पानी कम हो रहा है। 256 जिले जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। देश के 6600 ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं, उसमें से 1500 ब्लॉक्स जो है 1543 ब्लॉक्स इधर ओवर एक्सप्लॉइटेड है या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है या सेमी एक्सप्लॉइटेड, ओसीएस श्रेणी में 22% एरिया। हमने उस जगह पे एक स्कीम बनाई है, अटल भूजल योजना। दुनिया का एक्सपीरियंस ये है कि बिना पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट के जब तक जल का आंदोलन, जन जन का आंदोलन नहीं बने, आप पानी के बारे में सक्सेस नहीं कर सकते। हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अटल भूजल योजना में 7 प्रांतों में काम करना शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जल शक्ति अभियान, हर गांव में पंचायत को एक एक जल सभा करना और उसके माध्यम से जल के प्रति चेतना जागरण कि हम जो है पानी को बचाएंगे। क्योंकि किस दुनिया का दस्तूर देखिए, भारत 1168 मिलीमीटर बरसात औसत बरसात वाला देश है, हमारे यहाँ पानी का संकट है। इजराइल 100 मिलीमीटर बरसात वाला देश है, वहां पानी सरप्लस है, वो एक्सपोर्ट करते हैं जॉर्डन और सीरिया को पीने का पानी। हम और वो दोनों एक ही साथ में जो है आजाद हुए थे। वो एग्जिस्टेंस में आए, हम आजाद हुए, 3 साल का फर्क था। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ 5 गुना हुआ है और उनका 16 गुना हुआ है, फिर भी वो वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन बने बिकॉज दे हैव मैनेज्ड देयर वाटर सोर्सेज वेरी एक्सेप्शनली वेल। पहला चीज क्या होता है, हम जो है पानी का कंजर्वेशन करें। हम जितना पानी बरसात से आता है उसको कंजर्व करें, जमीन पर करें, जमीन के बाहर करें, जमीन के भीतर करें। एक भी बूंद पानी जाना नहीं चाहिए। घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। कभी पार्वती के गांव जाना देखने के लिए, वहां टांका बना हुआ होता है। टांका क्या होता है कि एक पानी के सीमेंट का एक बड़ा टैंक जो है जमीन के अंदर बनाते हैं, उसके चारों तरफ एक जो है वो कैचमेंट बना देते हैं सीमेंट का, या पहले कच्चा बनाते थे, आजकल सीमेंट का बनाते हैं। घर की छत से उसको जोड़ देते हैं। जितना पानी घर की छत पे गिरता है, घर के आंगन में गिरता है, सब इकट्ठा होकर के उसमें चला जाता है और साल भर पीने के लिए वो पानी पर्याप्त होता है। उसी से पीने का पानी घर का चलता था। क्यों पार्वती, चलता था कि नहीं चलता था? टांके से ही पानी पीते थे और उस टांके की साफ सफाई का इतना ध्यान रखते थे कि उसके लिए कोई भी एक बूंद भी उसमें पानी खराब नहीं करता था। उसकी शुचिता का इतना ध्यान रखते थे कि कोई जूते चप्पल लेकर के उसके ऊपर नहीं जाता। उसकी बाल्टी को रोज साफ करते थे और एक ही बाल्टी काम में लेते ताकि पानी साफ बना रहे। इसलिए पानी का संचय करना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि हम हाउ टू रैशनली यूज द वाटर, सबसे विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें। अभी जब भी विवेकपूर्ण उपयोग की बात आती है, पानी बचाने की बात आती है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि महिलाओं को शैम्पू दिन में एक बार, महीने में, सप्ताह में एक बार करना चाहिए। दाढ़ी बनाते टाइम नल बंद रखना चाहिए। जिन्होंने दाढ़ी बनाई हुई है उनको, बढ़ाई हुई है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और ब्रश करते टाइम नल बंद करना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। लेकिन हम, जैसा मैंने कहा कि हम घर में पानी केवल 5% उपयोग करते हैं, बाकी पानी कहाँ उपयोग करते हैं? खेती में उपयोग करते हैं। हम कहते हैं इंडस्ट्री को पानी कम यूज करना चाहिए। इंडस्ट्री बेचारे 5-6% पानी यूज करती है।
खेती में 89% पानी उपयोग में आता है। देश में 2 करोड़ टन चावल एक्स्ट्रा पैदा होता है हर साल, और 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5600 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। हम दुनिया के सबसे बड़े चावल के उत्पादक हैं, गेहूं के उत्पादक हैं, कपास के उत्पादक हैं, गन्ने के उत्पादक या चीनी के उत्पादक, और ये सब पानी पीने वाली फसलें हैं, पानी मतलब वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, जो पानी को बेतहाशा पानी चाहिए जिनके लिए। हमको इन सब में पानी कम करना पड़ेगा। चाइना 350 लीटर पानी में 1 किलो चावल उगाता है, हम 5600 लीटर में उगाते हैं। क्या भारत जैसे देश में हमारे किसान को अधिकार है? इसलिए हमको इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपके जैसे यूथ फोरम पर बैठे हुए लोगों को तय करना चाहिए कि हम अपने 1 साल के अपनी गर्मी की छुट्टियों में 3 दिन गांव में जाएंगे और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप क्या उगाएं और कितना पानी उपयोग कर सकते हैं और कैसे पानी बचा सकते हैं। और चौथी चीज है कि हम रीयूटिलाइजेशन ऑफ वाटर करें, सारे पानी को रिसाइकल करें, जो पानी काम में लेते हैं उसको सबको रिसाइकल करें, ज्यादा से ज्यादा उसको रिसाइकल करें। एक पानी 3 बार अगर उपयोग होगा, पानी जो है घर सीवेज का पानी ट्रीट करके इंडस्ट्री को दें, और इंडस्ट्री का पानी ट्रीट करके और फिर बाद में एग्रीकल्चर को दें, या वाइस वर्सा इसको ट्रीट करें, तो तब जा करके हम जो है देश को वाटर सिक्योर नेशन बना सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। We will have to create awareness among the citizens of the country for water. अवेयरनेस अगर हो जाएगी, और अवेयरनेस आई भी है, मैं एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर देता हूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। अवेयरनेस आई भी है। मैं एक दिन इंडिगो के एक हवाई जहाज में बैठ के मुंबई से दिल्ली आ रहा था, राइट बिफोर लॉकडाउन। मेरी सीट के साथ में जो सहयात्री थी, एक महिला थी और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची होंगी। एयर होस्टेस ने लाकर के ग्लास से पानी दिया, मैंने अपने ग्लास का पानी पूरा पिया, उसको क्रश करके ग्लास को अपने हाथ में रखा। तो छोटी सी बच्ची ने भी लगभग पूरा पी लिया था, टेबल पे रख दिया। उनके माँ ने एक घूंट पानी पिया और टेबल पे रख के, और वो अपने मोबाइल में कुछ गेम खेल रही थी शायद। थोड़ी देर में एयर होस्टेस ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई। उस बच्ची ने मेरे हाथ से मेरा ग्लास लिया कि अंकल मैं फेंक दूंगी, अपने ग्लास को पूरा पिया, अपने ग्लास और मेरे ग्लास को मिला के ट्रैश में डाल दिया, वो जो एयर होस्टेस के उसमें। उनकी माँ जो है, उन्होंने मोबाइल से ध्यान हटाए बिना ही अपना ग्लास जो एक घूंट पिया था उसको उठा करके वो ट्रैश में डालने के लिए उद्यत हुई। उस बच्ची ने हाथ पकड़ा, ममा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने कहा है। दिस इज व्हाट अवेयरनेस विच इज रिक्वायर्ड। हर आदमी में ये चाहिए कि मैं एक भी बूंद पानी बर्बाद ना होने दूं। अगर ये चेतना देश में जागृत हो जाएगी, हमारे देश को प्रकृति ने देने में कोई कमी नहीं रखी। हमारा 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है, और हमारी पीने के पानी की नीड 50 बिलियन क्यूबिक मीटर है देश की। इसलिए हम जल समृद्ध हो सकते हैं, और हमको जल के प्रति चेतना का जागरण करना होगा, और वो आपकी पीढ़ी कर सकती है। इसलिए तय कर लो कि व्हाट्सएप पे रोज एक मैसेज जो है, सप्ताह में एक मैसेज वाटर कंजर्वेशन फॉर टू बिल्ड वाटर अवेयरनेस जो है उसके लिए डालेंगे। जो सबसे सुंदर ग्राफिक बनाएगा उसको बाद में पार्वती एक इनाम देगी। थैंक यू सर। ड्यूरिंग द एक्टिविटी हम ये कर सकते हैं, ड्यूरिंग द बूट कैंप कि ऐसे मैसेजेस वाला एक कैंपेन चला सकते हैं। Those who are in line for asking questions, if your question has been partly answered or answered, तो आप खुद मत पूछिए, किसी और को सवाल पूछने का मौका दीजिएगा। Next in line is Deepanshu. नमस्कार सर, I could relate with you because of 2 reasons. एक, because मैं full time ABP RSS वर्कर हूँ, और secondly अभी पिछले हफ्ते तक सांसद परवेश वर्मा जी के साथ, परवेश साहिब सिंह जी वर्मा जी के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो सरकार के साथ जुड़ने में, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू एंड अदर मिनिस्टर्स हैव इम्प्लीमेंटेड। माय क्वेश्चन इज कि आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो 24/7 सोशल सर्विस नेशन बिल्डिंग में रहा जब से आप विद्यार्थी थे। तो आपको जब एक ऐसी मिनिस्ट्री दी गई जिसका साइंस के साथ, टेक्निकल चीज़ों के साथ काफ़ी लेना देना था, और आपका बैकग्राउंड, आपकी रुचि फिलोसफी और बाकी क्षेत्रों में ज़्यादा थी, आपने किन क्वालिटीज़ और स्किल्स का यूज़ करके इस टेक्निकल मिनिस्ट्री के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे भी देने का पूरा प्रयास जारी है? तो मैंने अभी है ना, जब अपना इंट्रोडक्शन की बात हुई थी तब बताया था कि मैंने फाइनेंस पढ़ी नहीं थी, इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं थी, तो भी मुझे देश के सारे लीडर्स ने इकोनॉमिस्ट मान लिया। पानी के साथ में मेरा रिश्ता ये था कि मेरे पिता सिविल इंजीनियर थे और पूरे राजस्थान को पानी पिलाने की जिम्मेदारी उनकी थी। रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर ऑफ PhD, तो मैं पैदा हुआ तब से ही पानी सुनता था। और फिर कुल मिला के मुझे लगता है कि आज के जमाने में आदमी का सीखने की इच्छा होनी चाहिए।
उसको ज्ञान तो मैंने कहा था ना, आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ मिलता है। सो और सब चीज में बेसिक कॉमन सेंस है जो आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको बात जो है ड्राइव करता है। अगर उसके साथ में आदमी काम करे तो मैंने कहीं पढ़ा है कि आदमी अपनी बुद्धि जितनी भगवान ने दी है उसकी क्षमता का केवल 3-5% से ज्यादा पूरी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं तो अभी 1% ही उपयोग कर पाया, बाकी अभी बहुत करना बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू। Pranesh. Pranesh Ram, are you there? It seems by the time Pranesh joins, Swati ji sir. नमस्ते जी। नमस्ते स्वाति जी। नहीं सर, वो आवाज प्रनेश की आई थी। नमस्कार सर। हाँ, एक गलतफहमी मैं हटा दूं जो सुयश ने बोला, मैं बहुत यंग नहीं हूँ, मेरा तो बेटा आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने वाला है अभी। सर लेकिन पर यंग उम्र से थोड़ी होते हैं स्वाति जी। हाँ जी, वही उम्र से यंग नहीं होते, मानसिकता से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा यंग हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बोला ना अभी कि जन जन में चेतना जगानी है, ये चेतना बहुत सारी चीजों पे एक्सटेंड करती है सर। एक बार हमारे बॉम्बे में फ्लड्स आई थी, अभी लॉकडाउन हुआ, जब भी दुकानें ओपन होती हैं तो हर किसी की मेंटालिटी रहती है कि मुझे अगर 4 ब्रेड की जरूरत है तो मैं 8 ले लूं, 4 अंडों की जरूरत तो 12 अंडे ले लूं। लोग ये नहीं समझते कि मैं जब ज्यादा लेती हूँ मैं दूसरे के हिस्से की रोटी ले रही हूँ। जैसे गांधी जी बोलते थे कि हमारे पास सबकी जरूरत के लिए तो काफी है लेकिन सबके लालच के लिए पूरा नहीं है। अब पानी का कंजम्पशन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, मीठा पानी इज सच अ स्कैर्स रिसोर्स, गाड़ियां धुलती हैं सुबह को, तो मेरे ये जानना है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे हम लोग अपनी बिजली का जितना कंजम्पशन करते हैं उतना पे करते हैं। सर मैंने अपने घर में एक बार प्लम्बर को ये बात बोली थी कि आप मेरी किचन में पानी का प्रेशर कम कर दीजिए। उसने मुझसे दोबारा बोला, मैडम आपने क्या बोला, मैंने गलत सुना क्या? आज तक मुझसे ये बात किसी ने पहले नहीं बोली। मैंने कहा मैं अपनी मेड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि पानी वेस्ट मत करो, मुझे देख देख के इरिटेशन होता है। लेकिन सर ये हम कैसे, अगर हम पानी को चार्जेबल बना दें, आपको नहीं लगता कि फिर लोग उस पानी का चाहे वो 5% है, दो इट इज अ म्यूनिसिपल अमाउंट, क्योंकि सर ये बड़ी मुश्किल है। मेरी बाई मुझे एक बुरा इंसान समझती है जब मुझसे बोलती हूँ कि जब तक तुम बर्तन घिस रही हो, मांज रही हो, तब तक पानी को मत बहाओ, और जो चीज आपको फ्री। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100%। मुझे एक बार एक कॉन्फ्रेंस में हाँ जी मैंने भाषण दिया जहाँ दुनिया के बहुत सारे डेलीगेट्स थे पानी के सब्जेक्ट पर, और मैंने इजराइल की स्टोरी को, इजराइल की जो सक्सेस स्टोरी है, जो बेन गुरियन साहब जैसे हम जो स्टेटस हमारे देश में महात्मा गांधी जी के, वो इजराइल में बेन गुरियन साहब के। हाँ जी। तो मैंने बेन गुरियन साहब को कोट करते हुए कहा कि किस तरह से इजराइल ने सक्सेस किया और किस तरह से हम अब हाउ द मोदीज मॉडल इज डिफरेंट एंड इन लाइन विद दैट। इसको लेते हुए मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 3 दिन चलने वाली थी। मैंने जब अपना भाषण दिया उसके बाद में मैं रेस्ट रूम में गया, खत्म हो गया, दूसरा सेशन शुरू होने वाला था, बीच में कुछ 5-7 मिनट का समय था। जो इजराइल के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, ही फॉलोड मी टू द रेस्ट रूम और उन्होंने कहा कि तुमने सब अच्छी बातें कही कि पानी को कंजर्व करना पड़ेगा, पानी को रैशनली कंज्यूम करना पड़ेगा, पानी को रीयूज करना पड़ेगा, ये सब अच्छा है, लेकिन जब तक इसमें चौथा सी नहीं मिलेगा कॉस्ट का, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि फ्री में आई हुई चीज की कभी इज्जत नहीं होती। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने पानी, मैंने एक बार अपनी दादी माँ से पूछा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने कहा आप इतना कहते हो, आप पानी की पूजा करते हो, नदी को भगवान मानते हो, जो कुछ देता है उसको भगवान मानते हो, और खाने से पहले पानी छिड़कते हो, मंत्र बोलते हो, आप इष्टाभूयम यही मंत्र बोलते हो, नहाने के टाइम पे गंगा यमुना नर्मदा सावित्री सबको याद कर लेते हो, सरस्वती सबको। हमारा देश जहाँ पानी को के लेकर के इतनी जो है समृद्ध परंपरा थी, पानी को जो है जल को जगदीश माना जाता था, हमारा यहाँ ये पानी दुनिया का सबसे कंटेमिनेटेड सोर्सेज क्यों है? मेरी दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा था शायद मुझे लगता है वो मैं जिंदगी भर में नहीं पढ़ पाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा पहले हम पानी लेने के लिए जाते थे, अब पानी हमारे घर में आता है। आपकी समस्या इसलिए है आपकी बाई की और आपकी कि पानी आपको लेने नहीं जाना पड़ता, घर में आता है। और जो पार्वती के गांव में रहती है ना महिला, जिसका मैंने कहा जो 5 किलोमीटर सर पे पानी रख के आती है ना, वो प्रेशर अपने आप ही कम करके रखती है। इसलिए हमको जो है हमको पानी फ्री मिलता है, बट हमारी जो है लोकतंत्र की मजबूरी है कि हमने इतनी फ्रीबीज दी हैं
पानी भी फ्री के साथ साथ में बिजली भी फ्री है पंजाब में किसान की। अभी मेरी समस्या ये है, मैं एक दिन पंजाब में गया था, मैं एक मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड है उनके घर पे गया, उनकी छोटी सी नीस थी, 6-7 साल की बच्ची होगी। मैंने उसको ऐसे ही पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ट्यूबवेल चल रहा था, वो ट्यूबवेल के नीचे नहा रही थी, तो मैंने ट्यूबवेल से पानी निकल रहा था तेज से, वो नीचे नहा रही थी, नहा के आई, कपड़े बदल के मेरे पास आई, मैं बेटा ट्यूबवेल बंद नहीं किया? तो उसने कहा यार ट्यूबवेल भी बंद करते हैं? मैंने तो कभी बंद किया देखा ही नहीं, क्योंकि बिजली का बिल तो आता ही नहीं है। तो बिजली का बिल नहीं आता इसलिए 24 घंटे ट्यूबवेल चलता है, बिजली भी बर्बाद होती है, पानी भी बर्बाद। तो नेचुरली हमें कॉस्ट इज द बेस्ट थिंग जिससे हो सकता है, और इसीलिए इस जल जीवन मिशन जो हमने लॉन्च किया है, सारी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं कुर्सी मेरे को प्रिय नहीं है, मुझे देश का भविष्य प्रिय है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पानी को कॉस्ट करोगे मीटर करके, हर घर में पानी जाए, चाहे उसको 1 रुपया भी देना पड़े, उसको देना होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल विरोध के बावजूद भी हम उसको लागू कर रहे हैं। सर क्या हो कि एक लेवल तक आपको फ्री मिलेगा, उसके आगे करोगे तो आप पे करो। टेलीस्कोपिक मीटरिंग कहते हैं उसको, वो हमने शुरू कर दिया, वी आर प्लान। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने वाटर को स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट में डाला है, राइट? So we cannot do anything directly, we cannot legislate upon. That is to be decided by the states. So we are requesting states to implement this, but ultimately the states, they have to take a call and decision for that. सर मैं 90s में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो मैं अपनी मदर से हमेशा बोलती थी पानी मत वेस्ट करो, तो मेरे से बोलती थी तू कितनी अजीब बातें करती है, पानी भी कोई बचाने की चीज है। अब मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा दुनिया में तो वो पानी की वजह से होगा। अब स्वाति जी, आपके और हमारे बचपन में आपने भी कहा होगा, आपने अपने बेटे को जो IIT में पढ़ते हैं उनको जरूर कहा होगा कभी न कभी, तू बहुत गड़बड़ है, पैसे को पानी की तरह बहाता है। अब टाइम आ गया कि जब हम ये कहना शुरू कर दें कि हम पानी को पैसे की तरह बचाएंगे। सर बस मेरे बच्चे इतना सीख गए हैं कि उनके बॉटल में इतना सा भी पानी बचा रहता है, कभी नहीं फेंकते, उसी के ऊपर नया पानी भर लेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट में दे सकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यस, मुझे लगता है कि अभी कुछ और बाकी रह गया। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि मुझे आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। ओके, श्योरली सर। तो अच्छा, मैं 2 क्वेश्चंस को क्लब कर दूं। एक हाँ, तुम 2 कर दो क्लब, तुम 2 भी पूछ लो, क्योंकि वैसे भी एक तो मुझे वैसे ही पूछने देना है, और एक में लेट आया उसके पेनल्टी के लिए मुझे पार्वती के कहने पे पूछना ही पड़ेगा। ठीक है सर, तो फिर एक क्वेश्चन आपके राजस्थान में ही काम किया है, वैष्णवी ने, हमारी डेलीगेट है, जल संसाधनों पे ही, पहले वो क्वेश्चन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लास्ट में और लेंगे। वैष्णवी। हेलो सर, नमस्ते। तो नमस्ते सर, जो मॉनसून के टाइम में जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के डीसी को असिस्ट किया था इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन में। तो वहाँ फील्ड विजिट के टाइम पे देखने में आया कि उन्हें जो वहाँ आसपास के लोकल अथॉरिटीज होते हैं, सरपंच वगैरह, वो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की है सोच के थोड़ा डर जाते हैं और फेक भी दिखाते हैं, अपनी जो वर्क होती है वो फेक भी दिखाते हैं कि ये किया है। तो फॉर्चुनेटली मैं जिस प्लेस पे काम करी थी उसके पास ही मैं रहती थी। तो ये अभियान खत्म होने के बाद जब मैं ऐसे ही एक दिन सोची कि फॉलो अप लेती हूँ कैसा चल रहा है, तो उस टाइम मुझे पता चला कि उन्होंने जो दिखाया था वो 50% चीजें फेक थी। तो वहां पे मुझे बहुत एक डिससेटिस्फैक्शन टाइप फीलिंग आया कि मैंने मतलब सबने ही इतना मेहनत किया है टॉप मोस्ट लेवल से, और बॉटम पे वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, जबकि डॉक्यूमेंट हम लोगों ने करके दे दिया कि वो चीजें हैं। तो वहां पे काफी कॉन्ट्राडिक्ट फीलिंग हो रहा था कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अब वो प्रोजेक्ट भी चला गया था, खत्म हो गया था, उस टाइम मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, और सब चीज डॉक्यूमेंट भी हो गया था, वो पेपर्स में आ गया था कि वहां पे काम हुआ है। गॉट योर पॉइंट वैष्णवी। मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन में थोड़ा जितना समझ पाया उसके बेस पे मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये दुर्भाग्य है, अपने हाथ में उठा करके देखना, 5 उंगलियां दिया भगवान ने, वो भी 5 बराबर नहीं बनाई। ये समाज ऐसे ही लोगों से मिल करके बनता है, और व्यवस्थाएं
निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करती। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम वी हैव टू गिव इन, हमको गिव इन करने का अधिकार नहीं है, हमको करना पड़ेगा। इन्हीं व्यवस्थाओं को रहते हुए हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक उदाहरण के लिए आपको और भी बता दूं कि पिछले 10 साल में केवल पानी रिलेटेड काम के लिए, वाटर कंजर्वेशन पे रिलेटेड काम के लिए एमजी नरेगा स्कीम से जो पैसा खर्च हुआ, अगर केवल मैं उसको देखूं तो वो 2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ है, ढूंढने को भी नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ पिक्चर ऐसी भी है, एक व्यक्ति ने काम करना प्रारंभ किया या एक संस्था ने, ग्राम पंचायत ने काम करना शुरू किया, एक संस्था ने काम करना शुरू किया और उसने उस पूरे एरिया की तकदीर बदल दी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। देखिए, रालेगंज सिद्धि का नाम सुना होगा, अन्ना हजारे का गांव है, वाटर सिक्योर्ड विलेज है। हिवरे बाजार का नाम सुना होगा, पोपटलाल पवार नाम का आदमी एक सरपंच बना, उसने काम करना शुरू किया और वो गांव जो है वाटर सिक्योर गांव हो गया। अपने यहाँ राजस्थान में दौसा जिले में एक गांव है लामपोड़िया। लामपोड़िया में लक्ष्मण सिंह जी ने 40 साल पहले पानी में काम करना शुरू किया। उस गांव में एक बूंद पीने का पानी नहीं था। आज 58 गांव वाटर सिक्योर हो गए उसके आसपास के। हमको गिव इन करने का अधिकार नहीं है, और कम से कम इस पीढ़ी को तो बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे सामने। हम क्या कर सकते हैं, हमको कौन क्या कर रहा है इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम क्या कर सकते हैं इस पर काम करिए। हम अगर लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम कर पाएंगे, 100% कम कर पाएंगे। और अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी है और अब टेक्नोलॉजी ने हमको इतनी अपर एज दी है। पहले जो 2 लाख करोड़ खर्च हुए थे उसका कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन अब हमने जियो टैगिंग शुरू की कि कोई भी काम करेंगे उसका जियो टैगिंग करेंगे, और हम उससे भी आगे बढ़ गए। अभी सैटेलाइट में आपकी उम्र के कुछ बच्चों ने सैटेलाइट एक बार चक्कर काटता है, वापस 28 दिन में अपनी पोजीशन पे आता है, 28वें दिन पिक्चर ले सकता है। आप जानते होंगे, आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सब, 28वें दिन जो है वो पिक्चर ले पाता है। अगर हमको डेली पिक्चर चाहिए तो 28 सैटेलाइट काम करने चाहिए। अभी बच्चों ने सैटेलाइट बना दिया है, आपकी उम्र के बच्चों ने, जो रिवॉल्विंग इमेजिंग करता है और उसके साथ में, उस चक्कर के साथ में वो एक ही जगह की आर्ली इमेज कर सकता है। हमने ऐसा जो है प्रायोगिक रूप पर अभी कुछ एरिया में पायलट प्रोजेक्ट, कुछ जिलों में ऐसा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को हायर किया। अब हमारे पास में हर जगह की पिक्चर होगी। हम हिंदुस्तान के हर खेत में ये बता सकेंगे कि इस खेत में क्या उगाया गया है। हम ये भी बता सकेंगे कि उस आदमी ने अपने खेत में जो है उगी हुई घास को निकाला था कि नहीं निकाला था। मैं दिल्ली में बैठा हुआ, जब मैं एग्रीकल्चर में काम करता था तब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। मैं दिल्ली में बैठा हुआ ये भी बता दूंगा कि इसने बाजरी उगाई है या इसने मूंग उगाया है, और मैं वहां बैठा हुआ ये भी उगा दूंगा कि उसके पे जब है ओलावृष्टि हुई थी तब उसका खेत खराब हुआ था कि नहीं हुआ था। उस गांव में नरेगा में जो मिट्टी उठाने का जो है कि इतना क्यूबिक मीटर मिट्टी शिफ्ट की गई थी, वो हुई है कि नहीं हुई। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ लगाने का दावा किया था उतने पेड़ लगाए गए थे, और उसमें से कितने जिंदा है सैटेलाइट इमेज से एक एक गिन करके बता दूंगा। और आप में से अगर कोई खेत में जाता होगा, क्लेम करेगा, तो वो कितनी बार गया था वो भी गिन करके बता दूंगा कि इतनी बार खेत में गया था कि नहीं गया। टेक्नोलॉजी ने हमको ये सारी एज प्रदान की है, लेकिन ऐसे लोग जो इस व्यवस्था से अपने परिवार का पेट भरना चाहते थे, उन लोगों ने कभी इसको होने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने यह तय किया है कि हम तकनीकी का उपयोग करते हुए धीरे धीरे इन सब चीजों को इतना पारदर्शी कर देंगे कि ये भ्रष्टाचार और इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए वैष्णवी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, देश उससे ज्यादा गति से उस रास्ते पर चल रहा है। यस सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट जो क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चंस को मैं क्लब कर रहा हूँ, सिमिलर है, हर्ष और दृष्टि जैन की तरफ से। आई एम सॉरी आप ऑफिस तो हाँ प्लीज। तो हर्ष का ये सवाल है और दृष्टि का कि मराठवाड़ा या कच्छ, इन जगहों पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन हमेशा से बनी हुई है, और तो यहाँ पे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इन जगहों को ड्रॉट से बाहर निकाला जा सके? देखिए, आपने बुंदेलखंड की बात की। बुंदेलखंड का इतिहास आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? बुंदेलखंड में जो बुंदेला राजा थे, उन्होंने बुंदेलखंड में 1000 साल के जो 1000 की सेंचुरी, 1000 की सेंचुरी से लेकर के और 1600 की सेंचुरी तक 600 साल का जो उनका शासन था,
उसमें 10,000 टैंक्स बनाए थे बुंदेलखंड में, तालाब बनाए थे। उनमें से सैकड़ों तालाब जो है आपस में इंटीग्रेटेड थे, एक भरता था उसके स्पिलेज से दूसरा भरता था, उसके सरप्लस से तीसरा भरता था, आपस में जुड़े हुए थे। पूरा बुंदेलखंड वाटर सिक्योर्ड। कालांतर में जो मैंने कहा कि हमने पानी के पास, पानी हमारे पास में आने लग गया, धीरे धीरे वो सब तालाब गायब हो गए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने वहाँ एक संजय सिंह नाम के एक सज्जन काम करते हैं, जो पानी सहेली उनका फाउंडेशन, महिलाओं ने मिलकर के तय किया कि हम अपने तालाबों को रिस्टोर करेंगे। जिलाधिकारियों ने ढूंढना शुरू किया, योगी जी ने आदेश दिया, 2,500 तालाब रिस्टोर हो गए। और जिस क्षेत्र में तालाब वापस खुद गया वो उसका जो है वाटर टेबल अपने आप राइज हो गया, उसके ऊपर काम हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, हम केन और बेतवा नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड में पानी ला रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन समाज, मैं ये मानता हूं कि हम जो काम 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके करेंगे, वो समाज ने केवल जो है 2, 5, 10 लाख रुपए खर्च करके कर दिया, उस गांव को वाटर सिक्योर बना दिया। मैंने अभी कहा, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे रायलसीमा हो, या देश का कोई भी हिस्सा हो, चाबी हमारे हाथ में है। और वही 4 विषय हैं। हमको कंजर्व करना पड़ेगा, हमको कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, हमको जो है पानी को रिसाइकल करना पड़ेगा और कॉस्ट करना पड़ेगा। ये 4 तरीके हैं, इसी के तरीके से पानी जो है सब जगह समृद्धि आ सकती है। थैंक्स अ लॉट सर। आज का जो सेशन था, आपके इतना लॉन्ग और टायरिंग डे के बाद सबको एनर्जाइज करके रखा, एंड यू हैव पर्सोनिफाइड द statement that you said that you are young through your mind and by your thoughts, so you are personifying this thing. मैं एक सुयश एक क्वेश्चन पूछूं? Sure, sir. तुमको पिछले, मैं अपना टेस्ट कर रहा हूँ, उससे अपने को मार्क्स मिल जाएंगे मुझे भी। इस पूरे 1.5 घंटे का सेशन, लगभग 1.5 घंटा हुआ होगा इस सेशन को, 1.5 घंटे से भी ज्यादा, लगभग 2 घंटे हो रहे हैं। इस 1.25 घंटे के सेशन में तुमको कहीं ये महसूस हुआ कि तुम भारत सरकार के मंत्री से बात कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और सभी को, इवन आप अगर एक बार चैट्स खोल के देखेंगे तो इतने ज्यादा मतलब लोगों के स्टेटमेंट्स हैं और लोग एक्साइटेड है, बीच में अमेजिंग। और मैं आपको 2-3 पढ़ के बताता हूँ, मैं थोड़ा सा ये लेवरेज लूंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चैट में कमेंडेबल, एंड पीपल आर सेइंग डिक्टो टू यू सर, थैंक यू, एंड a lot of kudos whenever you said something, whenever there was a rhetoric, so you are great. A lot of things, a lot of responses, mind blowing. Thank God, thank you very much, सबको धन्यवाद इस तरीके से। स्पेशल थैंक टू पार्वती जी। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब, आपने इतना कीमती समय भी दिया। और मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग भी ये लगा कि जब भी आपसे मिलती हूँ, आपके साथ में बैठती हूँ, तो एक नई चीजें सीखने को मिलती है, एक नई बातें। और सबसे बड़ा मुझे खुशी हुई कि जब आज इस समय में, जिस दौर में हमारा देश चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं को ग्रास रूट लेवल पर कैसे काम करना है। और बॉर्डर एरिया जो आज सिक्योरिटी के मामले में जो चाइना में हो रहा है, उसके रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा जो जल सबसे बड़ा है, इसको लेकर आपने जो भी बातें की और जो पार्टिसिपेंट जिस तरह से बातें कर रहे थे या जो कमेंट्स कर रहे थे, उसको लेकर मुझे लग रहा है कि सबका माइंड क्लियर हो गया होगा और उनको बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके कि रियली में हम क्या कर सकते हैं आगे। सच में बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिली और आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैट बॉक्स में लगा ना, मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मैं बहुत देर से भाषण दे रहा था, वो मेरी असिस्टेंट जो है वो उन्होंने बताया हुआ 1.5 घंटे से पता नहीं टीवी उसमें जूम पे मीटिंग पे कह रहे हैं। तो उसने मुझे SMS किया, उसने क्या लिखा वो पढ़ के दिखा देता हूँ कि बेचारे बच्चों पे मुझे तरस आ रहा है, आप उनको ज्ञान दे करके और उनका सबका सिरदर्द कर दिया होगा। एक नॉलेजेबल मतलब चीजें मिली है हमें, जो कि चीजें क्योंकि मैं अभी एक बार पहले आपसे ऑफिस में मिली थी और जो हमारे VIF के एक साथी के साथ में, तो जब हम बाहर निकले थे तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि आपने जो एग्रीकल्चर में काम किया है और अभी जल मंत्रालय में काम करें, तो उससे पहले जो आपने ग्रास रूट लेवल पर काम किया, जिस तरह से आपकी सोच है, एक मंत्री को लेकर लोगों में ये चीजें नहीं होती है कि हमें इतनी क्लियरिटी से बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो जो चीजें आपने सुनकर बात की है, हमें लग रहा था कि एक फैमिली मेंबर, और मेरे तो एक आप फैमिली मेंबर ही है, जिस तरह से प्यार और स्नेह दिया है।
तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। और फिर हम लोग सभी ये जो यूथ जो यंग और हर एज ग्रुप के लोगों ने आज आपको ज्वाइन किया, लेकिन मोस्टली यंगस्टर्स वो बहुत मोटिवेटेड हैं हम लोग, and it will help us a lot. The session will be like a launch pad. We called it EPBC, a launch pad. So this session has boosted us for our further entries. Thanks a lot. और फिर we would like to connect you in future as well. तो मैंने आपको अपना सबको ईमेल एड्रेस शेयर किया आपके साथ में. With all thanks, chat box में ढूंढ लीजिएगा, and I'll be happy to connect with you. Thank you very much. Stay happy, stay safe, and especially because the pandemic is going on throughout the world, and still we are blessed that we are safe comparatively. क्योंकि दुनिया के हमारी पॉपुलेशन 135-137 करोड़ है. दुनिया के टॉप 15 कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया जो है उनकी 140 करोड़ है. वहाँ 4 लाख लोग मरे हैं, हमारे यहाँ 10,000 लोग हैं. एक भी मरता है हमारे लिए खराब है, लेकिन अभी भी हम उनके कंपैरिजन में वहाँ जो है टोटल नंबर जो है वो 60 लाख को छूने वाला है, हम 8 लाख में. हम 15 देश, और 15 देश कौन? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, मैक्सिको, कनाडा से लेके यूएई तक, उनकी कितने समृद्ध हैं. हमारी उनके अगेंस्ट में कुछ भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ पीपल एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वी आर एबल टू सेव आवर कंट्री. सो हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ड्राइविंग फोर्स, एंड लेट अस ऑल प्लेज कि आप जो है कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, और इस लड़ाई में हम सब मिलकर के काम करेंगे. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, Parvati. Thanks a lot, everybody. So we had planned a debriefing session at 9:45, but it seems that everybody needs a break. So we'll do a quick debriefing session from 10:30 to 11 tonight, and for the evening classrooms. And yeah, thank you, Siddharth. Okay, I thought there is a message for me. And thanks a lot, everybody, for joining us and for cooperating in the delays. And we'll see you, all those who are in the next debriefing classrooms. We'll see you there. Uske alawa, tomorrow's schedule will be shared by tonight. We'll share the links as well. Thanks a lot.